सभी को प्रणाम, नमस्कार और आप सभी का अभिवादन है। मैं रेखा भारती मिश्रा अटूट बंधन की परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज अटूट बंधन के इस पेज पर खासकर जब हिंदी दिवस का मौका है, तो हम कई ऐसे साहित्यकार से मिलेंगे, जुड़ेंगे जो कि हिंदी में अपनी रचना से एक नई गाथा लिख रहे हैं, नई इबारत लिख रहे हैं और हिंदी का परचम लहरा रहे हैं। आज हिंदी दिवस है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं चंद दोहे आप सभी के बीच अपनी रख दूं कि हिंदी भाषा बोलिए, इसे दीजिए मान। हिंदी भाषा बोलिए, इसे दीजिए मान। सरल सुघड़ वाणी करे, मधुरम करे जुबान। दिनकर बच्चन पंत जी, कबीरा तुलसीदास। दिनकर बच्चन पंत जी, कबीरा तुलसीदास। ऐसे कितने नाम से सजा हुआ इतिहास। जिह्वा पर हिंदी सजे, पहुँचे यह हरद्वार। जिह्वा पर हिंदी सजे, पहुँचे यह हरद्वार। होकर सीमा से परे, पाए अति विस्तार। तो इस विस्तार को देने के लिए आज अटूट बंधन के इस पेज पर कई दिग्गज साहित्यकार उपस्थित है जो न सिर्फ लेखन में बल्कि शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और हिंदी के जाने माने व्यक्तित्व हैं, शख्सियत हैं। आज श्रीमती सरिता कुमारी जी की पुस्तक कहानी संग्रह हारी नहीं हूं मैं, उस पे परिचर्चा होगी, जिसके लिए कई जाने माने साहित्यकार, कथाकार हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एक एक कर उनका परिचय आपसे करवाऊंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं उनको आमंत्रित करूंगी अपनी बात रखने के लिए पुस्तक पर, मैं वैसे वैसे उनका परिचय आप सभी के बीच रखती जाऊंगी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि आज हमारे वक्ताओं का दिन है, वक्ताओं से सुननी है उनकी बातें कि वो पुस्तक के संबंध में क्या कहते हैं, वो कहानियों को पढ़ने के बाद उन्होंने क्या महसूस किया, उनका क्या नजरिया रहा है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रण दूंगी श्रीमती नीलम प्रभा जी को। उनको बुलाना चाहूंगी कि वो पुस्तक परिचर्चा में अपनी बात हारी नहीं हूं मैं पुस्तक के लिए रखें। इससे पहले मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हालांकि आज हमारे बीच ऐसे वक्ता हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सभी उनसे रूबरू हैं, जानते हैं, जाने माने नाम है, लेकिन फिर भी औपचारिकता है। तो मैं नीलम प्रभा जी का संक्षिप्त परिचय आप सभी के बीच रखती हूँ। ये पटना से हैं और लेखन शिक्षण के साथ ये रंगमंच से भी जुड़ी हैं और काफी सक्रिय रही हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें अश्वत्थ, अविगत, कथावली आदि उल्लेखनीय हैं। इन्हें संपादिका के साथ उद्घोषिका के रूप में भी हम सभी जानते हैं। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं निरंतर प्रकाशित होती रहती हैं। नीलम प्रभा मैम, आपका हार्दिक स्वागत है और कृपया हारी नहीं हूं मैं इस पुस्तक पर आप अपने विचार हम सभी के बीच रखिए। सबों को मेरा नमस्कार है और साथ ही नमस्कार है हारी नहीं हूं मैं इस किताब का और इस कथा संग्रह को लिखने वाली लेखिका सरिता कुमारी जी का। मैं ये बता दूं कि जब सरिता जी ने मुझे हारी नहीं हूं मैं के लोकार्पण के लिए अपनी तरफ से एक वक्ता के रूप में बोलने के लिए कहा और मुझे ये किताब दी पढ़ने के लिए, सच यही है कि मैंने सिर्फ किताब देखी। लोकार्पण के लिए जब मैं पहुंची उस समय तक मैंने सरसरी निगाह से इसके अंदर की कुछ कहानियों को देखा था, पर सही अर्थ में मैंने उन्हें पढ़ा नहीं था। लेकिन सरसरी निगाह से देखने पर भी चीजें समझ में आ जाती हैं। जो चीजें समझ में आई लोकार्पण में मैंने उन्हीं पर कहा।
लेकिन जब इस परिचर्चा के लिए उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे किताब के लोकार्पण में भी आप थीं और मैं चाहती हूँ कि आज भी इस परिचर्चा में भी आप एक वक्ता रहें, तो मैंने सोचा कि इस की कहानियों को अब सरसरी निगाह से नहीं, ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि मैंने सारी कहानियाँ नहीं पढ़ी। 2 कहानियों पर मैंने कहा कि मैं उनकी चर्चा करूँगी, जो सबसे शुरू में लिखी गई हैं, जीत और पगडंडी। लेकिन आज दोपहर में जब करने के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने डायरी के पन्ने पलटे और फिर हारी नहीं हूँ मैं, जिसे सबसे पहले मैंने उसी पर मेरी नज़र गई थी। तो एक बात जो मैं कहना चाहूँगी सबसे, जो इस मंच पर उपस्थित हैं उनसे भी और हमें जो सुनने वाले हैं उनसे भी, कि बरसों के बाद मैंने कोई कहानी अगर पढ़ी तो वो हारी नहीं हूँ मैं इस कथा संग्रह की कहानी पढ़ी। क्योंकि जब तक मैं शिक्षा से जुड़ी रही, मैं बतौर शिक्षिका, मेरे पास कभी इतना वक्त नहीं होता था कि मैं किसी किताब को शुरू से अंत तक पढ़ जाऊँ। सच यही है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ा है अपने विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है। ये और बात है कि देने वाले ने थोड़ी अच्छी याददाश्त दी है, तो जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद है। लेकिन जब हारी नहीं हूँ मैं कि मैंने 2 कहानियाँ पढ़ी, जीत और पगडंडी, और हारी नहीं हूँ मैं को दोबारा से मैंने देखा, तो जो सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस कथा संग्रह का शीर्षक एक ऐलान करता है, और इस कथा संग्रह में जितनी कहानियां हैं वो उनमें से प्रत्येक कहानी इस शीर्षक से कहीं न कहीं जुड़ी हुई। हर कहानी अंत में यही कहती है, हारी नहीं हूं मैं, चाहे पात्र कोई भी हो। ये नहीं हारने की बात जो है वह सरिता जी के द्वारा किया गया एक बहुत खूबसूरत ऐलान है, और इसमें 2 मत नहीं कि हर कहानी सच की पृष्ठभूमि में लिखी गई मालूम होती है। मुझे ये नहीं पता कि हर कहानी की पृष्ठभूमि में सच्चाई कितनी है और फिक्शन कितना है, काल्पनिकता कितनी है, लेकिन जिस तरीके से कहानियां लिखी गई हैं वो सच की पृष्ठभूमि में लिखी गई मालूम होती है। चाहे वो जीत हो, जीत का लड़का भोला हो, या पगडंडी का छोटू हो। हमारे यहाँ इन दोनों कहानियों में जो कुछ भी है वो हमारे समाज में हर तरफ है, और जैसे कि हारी नहीं हूं मैं एक ऐलान है, तो इस संग्रह की हर कहानी मैं बिल्कुल खुले दिल से ये बात कहूंगी कि इसकी जो सांदर्भिकता है ये हमेशा सांदर्भिक रहेगी, और अभी तो है हमारे समाज में, चाहे वो बाल श्रमिकों की बात रख दी गई हो और कानून बना दिया गया हो, लेकिन कानून को तोड़कर जो चीजें होती हैं वो समाज में मौजूद है। और ये मैं नहीं कह रही, इस बात से आप सब लोग वाकिफ होंगे कि कानून अपनी जगह बनता है, हमारा व्यवहार अपनी जगह रहता है। तो ये छोटू और ये भोला आज भी हमारे आसपास घूमते हैं,
और जिस तरीके से भोला की कहानी लिखी गई है, उसके साथ जो दुर्घटना हुई उसको बताया गया है, वह सिर्फ एक भोला की बात नहीं है। मैंने परिचर्चा से कुछ दिन पहले पूछा था सरिता जी से कि परिचर्चा में समालोचना होनी चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहती हैं कि मैं इसके अच्छे पक्षों पर बात करूं या फिर मैं जो कमियां रह गई हैं उस पे बात करूं। तो उन्होंने बहुत खुलकर कहा कि आप जो कहना चाहती हैं कहें। लेकिन जब मैंने कहानियां पढ़ी तो मुझे लगा कि अभी इनकी आलोचना करने से बेहतर यही होगा कि मैं इन कहानियों के अच्छे पक्ष पर बात रखूं कि इनका संदर्भ आज से, यानी हम लोग जिस उम्र से गुजर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस मंच पर जितने लोग हैं शायद मैं उम्र में सबसे ज़्यादा होंगी, तो हम लोगों ने अपने बचपन से लेकर अभी तक ये सारे दृश्य अपनी आंखों के सामने में देखे। पगडंडी पढ़ते समय मैं कहूँगी कि पगडंडी की कहानी में विदेशिया की गंध है, भिखारी ठाकुर के विदेशिया की गंध है। तो ये जो सुंदर पक्ष सरिता जी की कलम से निकले हैं और इन कहानियों में भरे पड़े हैं, वो दिल तक पहुंचते हैं। और कहानी का अंत, चाहे पूरी कथा में जो भी त्रासदी दिखाई गई हो, पर उसका अंत सुखांत है। हम जो ट्रेजेडी और कॉमेडी को लेकर चलते हैं, तो सारी त्रासदी के बावजूद, चाहे वो पगडंडी हो, जीत हो या डायरी के पन्ने हो या हारी नहीं हूं मैं, तो एक सकारात्मक सोच के साथ हर कथा को समाप्त करना, ये लेखिका की काबिलियत को दर्शाता है। और मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहूँगी कि यह कथा संग्रह जो मेरे हाथों में है, यह एक पढ़ने योग्य और सोचने योग्य संग्रह है। जो सुन रहे हैं उनसे मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस कथा संग्रह को पढ़ें और जाने कि कहानियाँ सिर्फ प्रेम कहानियाँ नहीं होती। इन कहानियों में कहीं प्रेम नहीं है जिस प्रेम को हम लोग जानते हैं। प्रेम है शालिनी और का भोला के साथ, छोटू का जो भी उसकी थोड़ी बहुत मदद करते हैं उनके साथ, तो वह मानवीय प्रेम है। और डायरी के पन्ने में जो नायिका हैं, मुझे नहीं पता कि नायिका लेखिका स्वयं है या कोई और है, लेकिन बहुत ही सुंदर ढंग से डायरी के पन्नों में अपनी बात लिखी गई है। और उसमें जो उनकी नायिका की मित्र हैं रागिनी, उनकी भूमिका, तो प्रेम है लेकिन वह मानवीय प्रेम है। और ये 3 कहानियाँ जो हैं, उसका जो उसकी जो पृष्ठभूमि है, उसकी जो प्रस्तुति है और जो एक सहज प्रवाह है कहानियों में, कहानी कहीं रुकती नहीं है, कथा कहीं नहीं रुकती है। और कथा तो नहीं रुकती है, पर कलम की अपनी भूमिका होती है। तो कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े लेखकों की कहानियों में भी कि वर्णन इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम ठहर जाते हैं। वह
हम इन कहानियों में हम कहीं नहीं ठहरते और एक सहज प्रवाह में बहते चले जाते हैं। पगडंडी की में जो छोटू को अचानक एक सड़क को देखकर, एक जगह को देखकर लगता है कि यह जगह उसकी देखी हुई है और शायद ये जगह उसके गांव तक जाती है, ये सड़क उसके गांव तक पहुंचती है। तो वहां पर पहुंचकर हीरा मोती की याद आती है। हीरा मोती जो 2 बैलों की कथा के नायक है, प्रेमचंद जी की कथा, जिसमें वो भागते हैं कसाई के हाथों से छूटकर और उन्हें एक मोड़ पे लगता है कि इस रास्ते को वो पहचानते हैं और वो वापस अपने मालिक के पास जा पहुंचते हैं। वैसे ही छोटू अपने गांव जा पहुंचता है। तो इन कहानियों में जहाँ दर्द है वहाँ खुशी भी है, संघर्ष भी है और अंत तक एक बड़ी सुंदर जीत भी है, जीत की संभावना है। तो मैंने इन 3 कहानियों की चर्चा की है। बहुत अच्छी बातें आपने कही। मेरी बात जा रही है ना? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बीच में कटी भी थी क्या? मेरा ध्यान नहीं गया। आप बोलिए, बोल रही हैं ठीक से, आवाज आ रही है। नहीं, ठीक है। तो ये मेरा कहना था। अब इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। जी, बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छी बातें आपने कही कि ये जो कहानियां हैं बहुत सहज रूप से आगे बढ़ती हैं, इसमें प्रवाह है और पाठक मन कहीं रुकता नहीं है, पात्रों के साथ जुड़ता चला जाता है। तो आगे बढ़ती आप हूँ मैं। अपने आप को और जोड़ते हैं, आपकी जिंदगी जुड़ती है उन कहानियों से। जी बिल्कुल। आपके अपने बचपन में देखे गए सारे दृश्य जुड़ते हैं इन कहानियों से। जो लिखा और है इन्होंने पात्र भी, वो हमने उसको हमने देखा हुआ है, जिया हुआ है उन चीजों को। तो पात्र बहुत भी सहज। शहरी परिवेश से एकदम अलग हैं, जो बहुत लोगों को कुछ अलग ही परिवेश में लेकर जाएंगे। वो देखेंगे कि दुनिया ऐसी भी होती है, समाज ऐसा भी होता है। समाज ऐसा ही होता है। जी, अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय अवधेश प्रीत सर का। उनका परिचय मैं आप सभी के बीच रख दूं कि ये जाने माने कथाकार हैं और इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें हस्तक हस्तक्षेप, निरसंस, हम जमीन, कोहरे के कंदील, चांद के पार, एक चाबी और अथ कथा कथा बजरंग बली काफी चर्चित रही है। ये दैनिक हिंदुस्तान में सहायक संपादक के तौर पे अपनी सेवा दे चुके हैं। इन्हें बनारसी प्रसाद भोजपुरी कथा सम्मान हिंदी के लिए प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विजय वर्मा कथा सम्मान, फणीश्वर नाथ रेणु सम्मान आदि विशेष सम्मान इन्हें प्राप्त हो चुका है। सर, आपका सादर स्वागत है और कृपया आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें कि पुस्तक हारी नहीं हूं मैं पढ़कर आपको क्या महसूस हुआ, उसपे आपने किस तरह उसे आपने लिया, उसके पात्रों को आपने किस रूप में लिया है। अवधेश जी को बोलिए। हाँ, अनम्यूट कर। आवाज आ रही है? हाँ।
या अनम्यूट करूं? हाँ ठीक है, आवाज मिल रही? आवाज है ना जी? तो मैं ये कह रहा था, आप सभी लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आपने यह मंच मुझे उपलब्ध कराया और सरिता जी की पुस्तक पे चर्चा के लिए। और नीलम जी ने बहुत ही खूबसूरती से इस पुस्तक के बारे में अपनी बात रखी और मुझे लगता है कि अभी इस वक्त सरिता जी को होना चाहिए था, लेकिन लगता है तकनीकी कारणों से वो उपस्थित नहीं है। फिर भी मैं उनकी अनुपस्थिति में भी इस पुस्तक के लिए, इस कहानी संग्रह के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी कि आने वाले दिनों में और बेहतर और अच्छा लिखें और भी पुस्तकें आएँ और जो हमें सबको पढ़ने के लिए मिले। आज हिंदी दिवस है, इससे बेहतर और क्या हो सकता था इस चर्चा का अवसर कि एक ऐसी पुस्तक पे हम चर्चा कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि सरिता कुमारी जी का मेरी जानकारी में पहला संग्रह है कहानियों का। संभवतः ये पहला संग्रह है उनकी कहानियों का। तो बाकी तो बहुत सारी चीज़ें उनकी आई हैं विभिन्न रूपों से, लेकिन पुस्तक के रूप में ये संग्रह पहला है, इसलिए भी बहुत स्वागत के योग्य है। जैसा नीलम जी ने कहा था कि समालोचना एक तो कई बार कई मंच ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें समालोचना के लिए से बाहर निकल के बात करनी होती है, क्योंकि और भी सारे मंच होते हैं जिस पे हम समालोचना करें। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगर कोई ऐसी चीज़ खटकती हो जो अगर नहीं हो, उसकी ओर इशारा किया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, ज़रूर किया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि पुस्तक के शीर्षक में ही वो फोर्स है, मैं हारी नहीं हूँ। हारी नहीं, इसका मतलब है कि जो शैलेंद्र कहते हैं, जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, गर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो ये जो जिद है, मैं हारी नहीं हूँ कि जो ध्वनि है, उसके पीछे ये जिद भी है कि जिंदगी की जो जिजीविषा है वो किसी भी तरीके से टूटने वाली नहीं है, खत्म नहीं होने वाली नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि इन कहानियों का जो स्वर है, कई बार इस जो संग्रह का जो शीर्षक, उससे ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ स्त्री की कहानी होगी, स्त्री की त्रासदी की कहानी होगी, लेकिन नहीं, यह तो समाज की कहानी है। एक ऐसे समाज की कहानी है जो बहुत कुछ, जिसका सच, जो समाज अदीठ है, दिखता नहीं है, तो वहां से इन कहानियों के कथ्य लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि सरिता कुमारी की ये बड़ी खासियत है कि उन्होंने, जहां बहुत सारे लोग स्त्री विमर्श के नाम पर एक बहुत ही गढ़ा हुआ, एक क्राफ्टेड, क्रिएटेड किस्म के कथ्य के साथ प्रस्तुत होते हैं कई बार, वहां पर ये कहानियां उस समाज से लेकर के आई गई हैं जहां बहुत कुछ सत्य है, बहुत यथार्थ है, बहुत खुरदरा यथार्थ है। तो उस खुरदरे यथार्थ की ये कहानियां हैं, तो जाहिर है इस खुरदरे यथार्थ की कहानियों में वो कोमलता नहीं है, एक खुरदुरापन है। और जिंदगी में सचमुच में वो खुरदुरापन ही है जिसे जिंदगी घिस घिस करके एक बेहतर जीवन बनती है। तो इन कहानियों में जो पहली कहानी है, जीत, जीत कहानी आकार में लंबी है और कई कहानियां हैं जो आकार में बहुत लंबी है इस संग्रह की। चाहे निर्वासन कहानी हो, जैसा प्रभा जी ने कहा था कि मैंने बहुत शुरू में कहानियां सरसरी तौर पे पढ़ा, फिर बाद में मैं थोड़ी गंभीरता से पढ़ा। मैंने पहली ही बार में सारी कहानियां गंभीरता से पढ़ी, क्योंकि मेरे सामने ये उत्तरदायित्व था कि आज मुझे इन कहानियों पर बातचीत करनी है। तो मैंने बहुत गंभीरता से बातचीत की। मैंने मैंने वो कहानियों को पढ़ा और मैंने इन कहानियों का जो रेंज देखा, उससे मैं चकित हूँ। इन कहानियों का रेंज बहुत बड़ा है और अक्सर कहानी जो ज़्यादातर महिला लेखन है, मैं ज़्यादातर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबका सभी है, बहुत कुछ नए ढंग से नई तरह की बातें कही जा रही हैं उसमें, और सारा स्वागते है। लेकिन इस कहानी संग्रह में बहुत सारी जो कहानियां हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि वो कहीं से भी बनावटी नहीं है। जो जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं, देखे को दिखाने की कला।
इन कहानियों में वो है कि वो सब कुछ आपका देखा हुआ है, जाना हुआ है। जैसे नीलम जी कह रही थी कि ये सब हम लोग के आसपास घटती हुई चीजें हैं, हम देखते हैं, इतनी उम्र हो गई इन सब चीजों को देखते हुए। लेकिन देख तो हम ही हैं, लेकिन एक रचना में उसके आने का महत्व क्या है? महत्व यही है, देखे को दिखाने की जो कला होती है वही महत्वपूर्ण है। और ये कहानी संग्रह, इन कहानी संग्रह की जो ज्यादातर कहानियां हैं उनमें एक खास बात यह है कि देखे को दिखाने की कला। हम जिन अनुभवों से हो करके गुजरते हैं, जिन अनुभवों को दिन रात हम देख रहे होते हैं, महसूस कर रहे होते हैं, उन्हें जब एक कलात्मक संस्पर्श मिलता है तब वो एक कहानी, एक कविता, एक रचना बनकर के सामने आती है। और तब वह अपने पाठक को संवेदित भी करती है और उत्प्रेरित भी करती है, आलोड़ित भी करती है। तो ये कहानियां कुछ उस तरह की हैं। देखे को दिखाने की जो कला है वो सरिता जी ने बहुत खूबसूरती से साधा है। मैं पहली कहानी में कुछ कहानियों का जिक्र करना चाहूंगा। उनकी आंतरिक जो बनावट है और उसकी आंतरिक बनावट संरचना में जो ध्वनि है वो उसकी मैं चर्चा करना हो तो उसे पकड़ने की कोशिश करूंगा। जैसे जीत कहानी है। जीत कहानी आकार में लंबी जरूर है, लेकिन जीत कहानी में जो सबसे जो खास बात हो, जो मुझे अपील करती है कि आम तौर पे यौन शोषण की जो कहानियां आती हैं, ज्यादातर लड़कियों की, स्त्रियों की, बच्चियों की यौन शोषण की कहानियां हमारे यहाँ ज्यादा पाई जाती हैं। लेकिन किसी बच्चे की, यानी मेल चाइल्ड की के शोषण की कहानी, यौन शोषण की कहानी इतने धड़ल्ले को, इतने साहस के साथ, इतनी असंपृक्तता के साथ और इतनी संवेदनात्मक उसकी कहता गहनता के साथ ये कहानी देखने में मिलती है जो जीत है। ये कहानी इस बात पे केंद्रित है कि एक ढाबे में काम करने वाले एक मासूम बच्चे के साथ किस तरीके से यौन शोषण किया जाता है, ऐसे यौन शोषण होता और इस हद तक होता है कि वह उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अचेत हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही वो पूरा किस्सा पूरे शहर में फैल जाता है। पत्रकार आते हैं, सोशल वर्कर्स आते हैं, तमाम चीजें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इस कहानी में जो पत्रकार है, उस पत्रकार की जो मंगेतर है वो एक शिक्षिका है। संभवतः उसका नाम शुभांगी है। शुभांगी है क्या? नहीं, एक सेकेंड, मैं तो भोला जो उस लड़के का जिसका वो हुआ है, हाँ शालिनी नाम है, जिसका शोषण हुआ, यौन शोषण हुआ है, वो भोला है। और उसे एक पान दुकानदार वाला ने जो है उसको वो दिया था, मतलब उस वहां पे लगवाया था। और वो उसी पान दुकानदार के सामने जाकर के जब वो रोता है और फिर बेहोश हो जाता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। वो पान दुकानदार का जो चरित्र है वो अद्भुत है, बहुत उज्जवल है, बहुत मानवीय है। लेकिन शालिनी जिस तरीके से उस बच्चे के लिए संघर्ष करती है, उस बच्चे के अपराधियों को गिरफ्तार कराने के लिए, बच्चे को न्याय दिलाने के लिए जो संघर्ष करती है, उस संघर्ष के बहाने समाज का विद्रूप चेहरा, समाज का विकृत चेहरा जो सामने आता है वह अद्भुत है। और ये बात इसी कहानी में नहीं, तमाम कहानियों में दिखती है कि कहानी अपने ब्योरों में, अपनी डिटेलिंग में जो बात कहती है वह इस बात का प्रमाण है, इस बात की तस्दीक है कि लेखिका के पास अनुभव बहुत समृद्ध है। और डिटेलिंग, अगर उस बच्चे के साथ शोषण हुआ है और शोषण के साथ साथ उस पर जो जो गुजरा है, उसका अतीत, वर्तमान जो संघर्ष है, जो उसकी मनस्थितियां हैं, और उन मनस्थितियों के साथ साथ जो समाज का चेहरा है, उनकी जो भूमिकाएं हैं, जो कथित सोशल वर्कर लोग हैं, बालकम है, उसके जो संरक्षक हैं वो हैं, जो पत्रकार खुद उसका मंगेतर है, जो ये जो तमाम लोगों की, जो विधायक है उसकी जो भूमिका है, वो ढाबे का जो मालिक है उसकी भूमिका, इन तमाम लोगों की भूमिकाओं पर बहुत गहराई से नजर रखते हुए लेखिका ने इस कहानी को बुना है। और इस बुनावट में सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं भी कहानी में झोल नहीं आता है, कहीं भी कहानी झटका नहीं देती है, धीरे धीरे शनय शनय बढ़ती है और अपने अपने उस तक पहुंच, गंतव्य तक पहुंचती है। तो मेरे लिए यह कहानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थी कि एक मेल चाइल्ड के यौन शोषण को केंद्र में रखकर लिखी इस कहानी के बहाने समाज के तमाम कथित उजले चेहरे, तमाम शरीफपोश, तमाम व्हाइट कॉलर जो चेहरे हैं, हाँ, वो बेपर्द हो जाते हैं।
यह अलग बात है कि कहाँ तो फिर वही एक सकारात्मक अंत देने की कोशिश इस कहानी में हुई है, इसीलिए इस कहानी का शीर्षक भी जीत। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि सकारात्मक या नकारात्मक, महत्वपूर्ण यह है कि लड़ाई लड़ी गई और वो अपनी जीत के अंजाम तक पहुंची। यह महत्वपूर्ण है इस कहानी का संदेश जो सरिता जी ने दिया है। मुझे एक जो दूसरी कहानी याद आती है वो इसी तरीके की, इससे थोड़ी सी अलग एक कहानी जो मैं हारी नहीं हूँ जो शीर्षक है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। शीर्षक जो कहानी है उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मतलब हारी नहीं हूँ, डायरी के कुछ पन्ने, गंगिया, निर्वासन, ये स्त्री केंद्रित कहानी, पगडंडी भी स्त्री केंद्रित कहानियां हैं, लेकिन इनका जो रेंज है बहुत विस्तृत है। और दिलचस्प यह है कि इन कहानियों में जो दो कहानियां, हारी नहीं हूं मैं और निर्वासन भी किसी हद तक कह सकते हैं, और वो कहानी जो एक और है, मैं वो करना चाहूँगा एक, हाँ, डायरी के कुछ पन्ने। तो डायरी के कुछ पन्ने और हारी नहीं हूं मैं दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई कहानी। और जैसा प्रभा जी कह रही थी, इसमें मनुष्यता से प्रेम की बात है, मानवता की प्रेम की बात। दरअसल मुझे ये लगता है कि ये कहानियाँ, ये जो दो कहानियाँ हैं, खासतौर से 2 या 3 कहानियाँ जिनको भी मैं वो कर रहा हूँ, जिनका मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इन कहानियों में प्रेम की तलाश की कहानियाँ हैं। मुझे लगता है नीलम जी इस बात से सहमत होंगी, इन कहानियों में प्रेम की तलाश है। वो जो स्त्रियां हैं वो अपने पतियों द्वारा उपेक्षित हैं, प्रताड़ित हैं, वो उनके प्रेम के पाने की ही तो तलाश कर रही है ना, और संघर्ष कर रही हैं। तो ये जो स्त्रियां हैं जो उपेक्षिता हैं अपने पुरुष सत्ता वाले समाज से, जो अपने पतियों से प्रताड़ित हैं, उपेक्षित हैं, तो वो चाहती क्या है? वह एक अच्छा घर चाहती है जिसमें उनका पति प्रेम करने वाला हो। वो एक ऐसा घर जो बना रही है लगातार प्रताड़नाओं के बावजूद, उस घर को संभालने और बचाने की कोशिश में वो लगी हुई हैं। और उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि उनको प्रेम की तलाश है जो नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है उसे पाने के संघर्ष के दौरान ये जो डिटेलिंग है सारी, यही तो इस कहानी की खूबसूरती है कि आपको लगता है अरे ये तो होता है, ऐसा तो होता है, मैंने देखा है इन सब। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे मध्यवर्गीय समाज में, हमारे मध्यवर्गीय स्त्रियों की जो विवशताएं हैं, जो बेड़ियां बनती हैं, वो ये कहानी उस ओर चिन्हित करती है, उस ओर संकेतित करती है कि कैसे हमारा दाम्पत्य जीवन कई बेड़ियों में बांधता है, और कैसे एक स्त्री का जीवन प्रेम की तलाश में, वो प्रेम तो नहीं ही मिलता है उसे, घर को संवारते संभालते, बच्चों को संभालते संभालते वह खुद बिखर चुकी होती है खुद। तो उसकी जो आकांक्षा है, उसे पूरा न करने का, जो पूरी न हो पाने की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वही इन कहानियों का मूल संदेश, मूल स्वर है। और ये भी एक अद्भुत मतलब वो है कि सरिता जी ने इनको बहुत बढ़िया से निट किया है, इनका ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया। लेकिन मुझे एक चीज जरूर करनी कि इतनी डिटेलिंग में कभी कभी थोड़ी बहुत, हाँ, संपादन की भी जरूरत होती है। कभी ये कहानियां, कुछ कहानियां, जैसे अब मैं निर्वासन कहानी की बात करूं, बहुत लंबी कहानी है और उसको एक तरीके से थोड़ी इस पे छाया है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के कालखंड की ये कहानी है, और राजे रजवाड़ों के ज़माने की ये कहानी है, जहाँ एक रानी एक राजा की पत्नी है। वह चाहती है कि उसकी बेटी पढ़े, लेकिन उसका जो पति है राजा, वो स्त्रियों को पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसके पक्ष में नहीं, और अपनी बेटी को पढ़ाने के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है। इसका धूमधाम से शादी कर दी जाएगी, राजा है तो राजा रजवाड़े में बेटी की शादी कर जाएगी, ये उसकी एक वो जिद है या इच्छा है, जैसा भी वो चाहता है। लेकिन यह उसकी बेटी यानी राजा की जो पत्नी रानी है, वह अपनी बेटी की पढ़ाने की जिद में उसको ले जाती है और शहर में, लखनऊ जैसे शहर में ले जाकर के उसका एडमिशन करा देती है। और जब वो लौटती है तो उसके घर के दरवाजे, महल के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। राजा के आदेश पे महल के दरवाजे बंद है, उसे प्रवेश नहीं मिलता है। यही से कहानी एक नए तरह के संघर्ष की नींव डालती है, जो उस रानी द्वारा संघर्ष किया जाता है। लेकिन ये कहानी ड्रामेटिक ज्यादा हो गई है। ये कहानी कुछ कुछ
जैसे फिल्मों में होता है कि वो राजा जो है फिर वो चली गई और फिर वो एक फार्म हाउस में जाके रहा, उसका जो एक वो था मैनेजर था, वो बागियों के साथ मिल गया था और रानी को संरक्षण देता है, रानी के साथ मिल करके राजा के खिलाफ बगावत का माहौल बनाता है। यह सब थोड़ा सा नाटकीय ड्रामेटिक लगता है, लेकिन इस कहानी का जो मूल स्वर है फिर वही है, पुरुष सत्ता से संघर्ष। उसे ऐसे कुछ लोग में देश में जो सबसे बड़ी बात है, वो जो क्रांतिकारियों का संगठन है, जो सुराजियों का संगठन है, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, श्वेता जी याद दिलाएंगी, जो सुराजियों का संगठन है जी, अनम्यूट करें। बहरहाल जो भी है वो संगठन है, तो उस संगठन संगठन का नाम चेतक। हाँ, चेतक है जो संगठन है, उस संगठन से मिल करके ये लोग एक उस राजा के खिलाफ भी, जहाँ स्वतंत्रता आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा है, वहीं राजा के खिलाफ भी, क्योंकि एक तो चीज है ना इसमें से, अगर हम देख राजा का और अंग्रेजों का, ये दोनों का तो एक दूसरे के साथ चोली दामन का साथ था उस जमाने में। राजाओं को संरक्षण अंग्रेज सत्ता दे रही थी क्योंकि उन्हें लगान से मतलब था। तो इस तरीके से कहानी उस कालखंड में जाती है जहां से एक स्त्री, जिस जमाने में कि स्त्रियों का बोलना बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था, उस जमाने में एक स्त्री अपने पति के साथ बगावत करती है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ती है। इन तमाम ड्रामेटिक सिचुएशन के बावजूद कहानी का मूल स्वर यही है कि पुरुष सत्ता के खिलाफ एक स्त्री संघर्ष करती है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए अपना अधिकार पाती है। ये अलग बात है कि उसमें थोड़े अंत जो है बहुत ही भावनात्मक और कुछ इस तरह का होता है, जो कई बार मतलब मुझे लगता है कि इस अंत को और बेहतर किया जा सकता था। कुछ प्रश्न अनुत्तरित भी रह जाते हैं। और एक दिलचस्प कहानी है, मानवीय उदात्तता का जो पक्ष है वो है गंगिया। गंगिया शीर्षक की एक कहानी है जो उसके मनुष्य के उदात्त पक्ष और खास तौर से स्त्री के उदात्त पक्ष और उससे भी ज्यादा माँ की जो उदात्तता होती है उसके पक्ष को जो है कहानी छोटी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। और ये शुरू भी होती है, दिलचस्प ये है कि ये कहानी भी किसी बड़े मध्यवर्गीय परिवार की स्त्री नहीं है, वो उसका बच्चा बीमार है और उसकी दवाई लेने के लिए गंगिया अपने बच्चे की बीमारी को बुखार है, उसको दवाई लेने के लिए वो गली के बाहर दुकान तक जाती है। और जब लौट रही होती है दवा लेकर के, तो वो देखती है कि गली में एक घर में एक आदमी जो थोड़ा ज्यादा प्रौढ़ है और बलिष्ठ है, वह एक नौजवान लड़के को बार बार खींच करके अंदर ले जा रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है। और वो लड़का चिल्लाता है, चाची बचा लो, चाची बचा लो। ये जो आर्त पुकार है, आते जाते तमाम लोग नहीं रुकते हैं, उसे बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन वह गंगिया है जो उस आर्त पुकार पर न रुकती है बल्कि हस्तक्षेप करती है और उस जो हिष्ट पुष्ट व्यक्ति है उसे कहती है, तुम इसे क्यों मार रहे हो, तुम इसे क्यों मार रहे हो। वो कहता है कि इसने मेरी जाति को गाली दी है। आप देखिए, जाति को गाली दी है, जाति का अहंकार इतना बड़ा है कि वह व्यक्ति एक लड़के को मार रहा है और यहां तक कह रहा मैं इसे जान से मार दूंगा। यानी जातीय अहंकार का जो चरम है वो किसी की हत्या कर देना, किसी को मार देना, तो ये कहानी उस प्रश्न को उठाती है। लेकिन गंगिया बगैर उसकी चिंता किए हुए उस बच्चे को बचा लेती है, उस बच्चे को उसके चंगुल से छुड़ा लेती है। तो यहां पर यह है कि वो कहती है कि भाई मेरे लिए तो सब बच्चे हैं, ये बच्चा भी मेरा है, मेरा बच्चा बीमार है, दवा के लिए इंतजार कर रहा है, वो भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरे बच्चे के लिए। और माँ की ममता ये नहीं देखती है कि किसका बच्चा है, मेरा बच्चा है, तेरा बच्चा नहीं देखता है, ममता होती है। तो एक जो ये स्त्री का उज्जवल पक्ष है, ममता का जो उज्जवल पक्ष है, ये कहानी बड़ी खूबसूरती से, हालांकि एक रैखिक कहानी है लेकिन बड़ी खूबसूरती से ये बात कहती है। निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ कि जब किसी लेखिका का पहला संग्रह हो और ऐसी लेखिका का जिसने, और मैं तो कहता हूं कि ये बहुत थैंक्स टू सोशल मीडिया के बहुत सारे लेखिकाएं ऐसे आए हैं जीवन में, वो दूसरे सारे कामों में उलझे रहे लेकिन एक मंच मिला और इस मंच के बहाने जो उनके अंदर भीतर का जो क्रिएटिविटी थी
वो सामने आई। और एक ऐसे सरिता जी जैसे लोग, बहुत सारे कहानीकार आ रहे हैं जो उनमें कच्चापन कुछ हो सकता है, लेकिन उनके कथ्य को देखा जाए, उस कथ्य में जो कहने की पीड़ा है, जो कहने का संघर्ष है, जो अंतर संघर्ष है, उसकी अंतर्ध्वनि है, उसको पकड़ा जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बेहतर कहानियां इन लोगों से कि मुझे पढ़ने के लिए, हमको पढ़ने के लिए मिलेंगी। और कहानियों पर तो बहुत है, बहुत कुछ बात की जा सकती है। और मैं जो एक सबसे बड़ी बात कहना चाहता था, डायरी के कुछ पृष्ठ भी वही दाम्पत्य जीवन की कहानी है। दाम्पत्य जीवन में एक स्त्री के दुख की कहानी है, और दुख भी ऐसा वैसा दुख नहीं है, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। निर्वास ये डायरी के पन्ने, जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ उस कथ्य को, कि वो शुभांगी है नायिका। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, नायिका का नाम शुभांगी है, और उसकी मित्र है संभवतः शालिनी या कुछ ऐसे ही उसका नाम है, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है। बहरहाल, तो वो जो शुभांगी है, वो अपने परिवार, पति सबसे प्रताड़ित है। और प्रताड़ित वो अकेले नहीं है, हमारे समाज की ज्यादातर मध्यवर्गीय महिलाएं जो एक दाम्पत्य जीवन जी रही हैं, उनमें से बहुतों का जीवन इसी तरीके का रहा है और है। मैं एकदम नई पीढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो एक विद्रोह है, नई पीढ़ी ने वो अपने अपने उसको लेकर के बहुत से, लेकिन जिस पीढ़ी से सरिता जी आती हैं, जिस पीढ़ी से नीलम जी आती है, जिस पीढ़ी से हम लोग आते हैं, उस पीढ़ी का जो मध्यवर्ग है और मध्यवर्ग का जो दाम्पत्य जीवन है, उस दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी बंदिशें हैं, बहुत सारे दायरे हैं, बहुत सारे घेरे हैं, और उनके बीच स्त्री को रहने के लिए मजबूर किया जाता है, क्योंकि मर्यादा के नाम पर, तुम्हारी यही औकात है के नाम पर, तुमको इससे आगे बढ़ करके अगर तुमने किया तो ठीक नहीं होगा, कि धमकियों के आगे। तो ऐसी तमाम परिस्थितियों के बीच वो शुभांगी अपने मन की पीड़ा डायरी में लिखती है, और कहती भी है कि एक सखी मेरी ये है, और एक सखी वो जो रागिनी है, शायद उसका नाम वो है, जो इसकी दोस्त है। और एक दिन जब पति से बहुत प्रताड़ित हो जाती है और तकलीफ में है, उसको परेशानी है, वो कहती है कि मैं कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं उस पिन पॉइंट को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कहानी टर्न लेती है, कहानी खिल करके सामने आती है। वो टर्निंग पॉइंट क्या होता है कि वो, उसकी तबीयत बहुत खराब है, और सुबह उठ करके वो पति के लिए नाश्ता नहीं बना पाती है। पति गुस्साता है, नाराज होता है, उसको लगता है कि बहाने कर रही है, और वो खुद अपना नाश्ता वास्ता ब्रेड व्रेड खा वो करके चला जाता है। इसे बहुत तकलीफ होती है, और ये अपने दोस्त को फोन करती है, और बातों बातों में अपने दोस्त को बताते बताते इसका गला भर आता है, और वो दोस्त समझ जाती है कि ये बहुत पीड़ा में है। वो उससे मिलने आती है, उसे कहती है तुम्हें परेशानी है, चलो मैं डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लेती हूँ, डॉक्टर को दिखाएंगे। वो डॉक्टर को दिखाने के बाद कहानी खुलती है कि उस स्त्री को एक ट्यूमर हुआ है। उस ट्यूमर की जांच नहीं कराई है उसके हस्बैंड ने। और स्त्रियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, खास तौर से मध्यवर्गीय स्त्रियों के साथ, हम जिस दौर, परिवेश और उसमें परिस्थितियों में जीते हुए आए हैं, हमने देखा है कि स्त्रियां अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बहुत दिनों तक सहती रहती हैं और टालती रहती हैं। तो ये वही स्त्री है, और उसका पति भी उस पर बहुत गौर नहीं करता है, और ऐसी पीड़ा होगी, ऐसी परेशानी होगी, गैस हो गया होगा, दवा खा लो वाला टाइप का जो मामला है। यानी एक स्त्री के दर्द की पीड़ा के पति को, अपने पति को स्वयं फिक्र नहीं है, और अंततः वो ट्यूमर के रूप में सामने आता है। लेकिन संयोग से वो कैंसरस नहीं है, डॉक्टर बताती है, लेकिन कहती है कि इससे तुम्हें ट्यूमर को निकलवाना पड़ेगा, ऑपरेट कराना पड़ेगा। तब वो शुभांगी कहती है, नहीं, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। यह चरम क्या है? क्या कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री आत्मघात का जो निर्णय लेता है वो इतना आसान होता है क्या? अगर वह मरना नहीं चाहता है, अरे मृत्यु की कामना कर रहा है, जिंदगी से बेजार हो चुका है, तो क्या इतना आसान होता है मृत्यु को वरण करने का निर्णय लेना? यह कहानी उस पीड़ा को केंद्रित करती है और चिन्हित करती है कि स्त्री इस हद तक प्रताड़ित है, उसके जीवन का, उसके स्वास्थ्य का, उसके रहन, उसके जो है सुख का, किसी चीज का जब ख्याल नहीं किया जाता है, तो मध्यवर्गीय समाज की स्त्री की जो पीड़ा का जो चरम परिणति है, वो ये है मृत्यु की कामना।
और ऐसी तमाम स्त्रियों से आपने कहीं न कहीं आपसे आपका साबका पड़ा होगा, जो अपनी ज़िंदगी से बेज़ार होकर के कई बार वो कहती हैं कि जीने का मन नहीं करता है। मन करता है कि कहीं कुआँ पोखर में डूब मरें, कूद करके डूब मरें। तो ये जो स्त्री है, ये कौन स्त्री है जो अपनी मृत्यु की कामना करती है? सब कुछ रहते हुए अपनी मृत्यु की कामना करती है, लेकिन कहानी टर्न करती है इसलिए कि मृत्यु क्यों? ये जो 2 बच्चे हैं मेरे, मेरे बाद इनका क्या होगा? इनका पालन-पोषण क्या होगा? और यही हर स्त्री की विवशता भी है, बेड़ी भी है कि वह अपने बच्चों के लिए हाँ, जीना चाहती है, ज़िंदगी को जो है नए सिरे से जीने की कोशिश करती है। और मैंने देखा है कि ऐसी बहुत सारी स्त्रियाँ हैं कि जब बच्चे उनके बड़े हो जाते हैं, तब उनका साहस भी बढ़ता है और निर्णय लेने का जो है उनका वो साहस कहिए या जो भी निर्णायक स्थिति वो बनती है। तो ये कहानी डायरी की शक्ल में लिखी गई है, डायरी के शिल्प में लिखी गई है और ये ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हिंदी में लिखी गई हैं, जो डायरी के शिल्प में लिखी गई मतलब इस शिल्प में बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि सरिता जी ने इस शिल्प में भी इस कहानी को बहुत साधा है, बहुत अच्छे तरीके से साधा है। और मुझे लगता है कि इन कहानियों के माध्यम से जो संबोधित करने की कोशिश की गई है, वह स्त्री की पीड़ा को बहुत ही गहरे तक उतर करके और बहुत ही जो जैसे मैंने शुरू में कहा जो कहते हैं विश्वनाथ पढ़े देखे को दिखाने की कला। आप इसमें जो कुछ भी देखेंगे कहानियों में, जो कुछ भी डिटेलिंग है वो लगेगा कि ये तो कई बार हमारे साथ, हमारे परिवार के लोगों के साथ, हमारी किसी पड़ोसी महिला के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ ये सब कुछ तो होता ही रहा है। वो होता रहा है तो कलात्मक स्पर्श के साथ संवेदित करने की जो कला है, वही तो कहानी में होनी चाहिए जिसका काफ़ी हद तक निर्वाह किया है सरिता जी ने। और अंत में एक और कहानी की मैं चर्चा करना चाहूँगा, संभवतः वो कहानी है 1 मिनट। हाँ, एक दिलचस्प कहानी है इसमें। 2 कहानियों का छोटी-छोटी 2 कहानियों की चर्चा मैं करके अपनी बात खत्म करूँगा। समय है तो सही 2-5 मिनट बोल सकता हूँ और 2-3 मिनट? वंदना जी, 2-3 मिनट कंटिन्यू करें? जैसा होगा बताइएगा, मुझे संकेत जी, दीजिए कि हम जी। बोलिए, बोलिए सर। हाँ, कहने को बहुत कुछ है कि जैसे मैं शिल्प की जो बात कर रहा था, तो उस टाइम बात और इन कहानियों को देखते हुए कई बार आपको लगेगा कि भाषा के रूप में कुछ बहुत प्रयोग नहीं किया गया है। भाषा को लेकर के ये जैसा आजकल बहुत सारा लेकिन मुझे सर्वेश्वर देव सक्सेना की वो बात याद आती है जो अक्सर वो कहते हैं कि शिल्प का जो है ना आतंक वो मत क्रिएट कीजिए। शिल्प का आतंक मत बनाइए। शिल्प जब आतंक बन जाता है और आजकल बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं जो शिल्प का आतंक क्रिएट कर रही हैं। तो शिल्प के आतंक से और मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने जनवादी लेखक संघ के एक सम्मेलन में ये बात कही थी कि जो शिल्प का आतंक है और कई लोगों में कई लोगों ने और सारे लोगों ने भी बड़े लेखकों ने, विद्वानों ने, आलोचकों ने ये बात कही है। शिल्प उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपकी कहानी, आपकी बात कहने के लिए, क्योंकि कहानियां ज्यादातर ऐसी होती है बोलो ना, तो उतना गाड़ी से ले जाके अभी डॉक्टर से दिखवा देंगे। सुन रहे जी हैं? हाँ, कौन बोल रहा है? रेखा जी आप बोल रही थी? आप क्या था? बहरहाल तो मैं ये कह रहा था 2 कहानियां हैं। एक कहानी है पगडंडी और एक कहानी है अपहरण। इन 2 कहानियों की चर्चा मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि पगडंडी एक बहुत ही भावुकतापूर्ण कहानी है और यह कहानी कई बार अपनी घटनाओं से अविश्वसनीय भी बनाती है। लेकिन इसका जो संवेदन पक्ष है वो महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण यह है कि एक माँ या एक स्त्री जो गांव की रहने वाली है, उसका पति कमाने के लिए पंजाब चला गया और उसने उस पगडंडी से जाते हुए वो देखती रही और उस पगडंडी को रोज निहारती थी कि एक दिन उसका पति लौट करके इसी पगडंडी से आएगा, लेकिन वह नहीं लौटता है। वहीं के आतंकवाद में उसकी बलि चढ़ जाती है। ये दुखिया स्त्री जो है, इसका एक बच्चा है, छोटा बेटा है। इसका देवर
उसे कहता है कि भाभी इसे मैं शहर में ले जाता हूँ, वहाँ किसी के यहाँ रखूँगा, वहाँ जो है अच्छे से ये रहेगा, कमाएगा-वमाएगा। तो वो उसको लेकर के चला जाता है, उसको जाते हुए भी वो माँ उसी पगडंडी से जाते हुए देखती है और प्रतीक्षा कर रही होती है उसके लौटने की। वह लड़का जिस घर में रखा जाता है, वो बहुत ही प्रताड़ित करते हैं वो लोग, ख़ासतौर से जो उस परिवार की जो मालकिन है, उसे बहुत प्रताड़ित करती है और प्रताड़ित करते-करते लेकिन उस बच्चे को जब कभी भी भागने की कोशिश करता है, उसे पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ से आया है, उसे कहाँ जाना है। और इस चक्कर में वह वहीं रह जाता है और पिटता-पिटाता और अपने तमाम प्रताड़नाओं को सहता है और आखिर में जब प्रताड़ना बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, तो एक दिन छोड़ कर के भाग जाता है, भटकता रहता है। फिर कुछ लोगों से मिलता है, कोई दुकान पे काम करता है, कहीं पर कुछ काम करते हुए वो खलासी-वलासी, ट्रक का खलासी हो जाता है, जो एक उम्र गुज़र चुकी है, वो बड़ा हो गया, खलासी हो जाता है। वह ट्रक एक दिन जिस रास्ते से गुज़र रहा होता है, उस रास्ते पर अचानक वह पगडंडी उसे नजर आ जाती है जो उसकी स्मृति में अभी भी बनी हुई है कि अरे ये तो मेरे घर की पगडंडी है। और वह ट्रक को रुकवा करके भागा हुआ अपने घर की तरफ उस पगडंडी से जाता है, जहां पता चलता है कि उसकी प्रतीक्षा में इस पगडंडी की पर तुम्हारी राह देखते देखते तुम्हारी माँ ने दम तोड़ दिया। तो एक बड़ी भावुकतापूर्ण कहानी है और इससे कोई बहुत बड़ा हासिल नहीं है कहानी करती है, लेकिन एक संवेदना है, एक गरीब की संवेदना है, एक स्त्री की प्रतीक्षा की संवेदना है। ये कहानी वहाँ तक तो सही है, लेकिन इस कहानी को और तरीके से लिखा जा सकता था मुझे लग रहा है। बहरहाल इस पर तो क्या, लेकिन सबसे दिलचस्प कहानी और बढ़िया कहानी इसमें एक लगी अपहरण। आप सभी लोगों को पता है बिहार तो एक ज़माने में अपहरण के लिए बदनाम रहा है, लेकिन ये कहानी उस अपहरण की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे के बिगड़ने की कहानी जिसे माँ-बाप स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन वह स्वतंत्रता इस हद तक दे देते हैं कि वो ध्यान नहीं रखते हैं कि उनका बेटा कर क्या रहा है, उसके बेटे के साथ कौन-कौन लोग हैं, वह किस तरीके से परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी बनती हैं कि वो नहीं उस पर ध्यान दे पाते हैं। और माँ का जो मोह होता है अपने बेटे को लेकर के, वह कुछ ज़्यादा ही अतिरेकी है, लिहाजा उसके ऐब को, उसकी खामियों को वो ठीक से देख नहीं पाती है। और होता एक दिन ये है कि वह लड़का अपहरित हो जाता है। और जब अपहर्ताओं का फ़ोन आता है तो पुलिस को खबर नहीं करना होता है, लेकिन बहरहाल वो पुलिस को खबर किया जाता है और जो 5 लाख रुपए माँगे हैं उसको लेकर के इसके पिता जाते हैं देने के लिए। तब वो सारे अपहर्ता गिरफ्तार होते हैं, वो लड़का जिसका अपहरण हुआ था वो भी गिरफ्तार होता है। और दिलचस्प बात ये उभर कर सामने आती है कि उसके बेटे ने ही खुद अपने अपहरण का ड्रामा रचा था। और मुझे लगता है कि आजकल आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो खुद अपने बच्चे ही अपने अपहरण का नाटक करके अपने धनी संपन्न माँ बाप से पैसों की उगाही करवाना चाहते हैं और कई केसेस जैसे सामने आए हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये है, लेकिन कई बार समाज में जो घटनाएं घटती हैं वही लेखक को प्रभावित करती है और लेखक कहीं ना कहीं उस पर ये मजबूर होता है सोचने के लिए कि समाज में ऐसा हो क्यों रहा है, और उन कार्य कारणों की तलाश करती है ये कहानी, जिसका शीर्षक है अपहरण। तो ये बहुत ही कई बार ऐसा समाज में जो दिख रहा है, जैसा हो रहा है, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उन कार्य कारणों की तलाश की जाए कि हमारे समाज में ऐसे कौन से वे कारण हैं, ऐसे क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे हमारे ही बच्चे हमारे खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। तो ये कहानी उसकी तलाश की कहानी है। और नामवर जी ने जैसा कहा है कि कहानी न शुरू में होती है, न अंत में होती है, न आरंभ में होती है, न अंत में होती है, कहानी अपने ब्योरों में होती है। ये कहानियाँ इस मायने में अपने ब्योरों की वजह से पठनीय भी बन पड़ी हैं और मेरा आग्रह है कि इन्हें एक बार अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं सीता जी के लिए कि आगे और भी अच्छी बेहतरीन कहानियाँ जिनकी आएंगी, हम और संग्रहों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन कहानियों में आपने साहस का परिचय दिया है वह स्वागतीय है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने पूरी पुस्तक पर अपनी बात रखी है। कहानियों पर एक विस्तृत समीक्षा आपने प्रस्तुत की है। वाकई इनकी कहानियों में जो जिंदगी से न टूटने की जो जिजीविषा है वह दिखती है। और आपने कहा कि इनकी कहानियों में खुरदरापन है, जिसके पात्र संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पे इनके पात्रों में जो है हारी नहीं हूँ मैं, ये जो भाव है इनके कहानी के हर पात्र में ये भाव कहीं न कहीं दिख जाते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप के वक्तव्य के लिए। और अगले वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्रीमती वंदना वाजपेयी जी को। इनके बारे में मैं बता दूँ कि ये कानपुर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद देश के विभिन्न शहरों में प्रवास के दौरान इन्होंने समय-समय पर अध्यापन का कार्य भी किया है। दैनिक समाचार पत्र सच का हौसला में फीचर एडिटर के तौर पे ये इन्होंने काम किया। उसके बाद कथांतर पत्रिका में भी यह सह संपादक के तौर पे इन्होंने कार्य किया है। वर्तमान में अटूट बंधन की कार्यकारी संपादिका हैं और एक जानी-मानी कहानीकार के रूप में भी हम सभी के बीच ये जानी जाती हैं। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और अभी हाल ही में इन्हें कथा रंग कहानी प्रतियोगिता 2023 में इनकी कहानी ज्योति को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। और सरिता मैम की जो कहानी की पुस्तक है हारी नहीं हूँ मैं, उसे पढ़कर आपको क्या अनुभव हुआ? उसके पात्रों से आप किस तरह से गुज़री? ये सभी बातें आप हम सभी के बीच रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा, और मंच पर उपस्थित सभी वरिष्ठों को मेरा नमन। उन्होंने इतने अच्छे से किताब को खोला है कि मुझे लग रहा था कि मैं सुनती ही रहूं और मुझे बोलना ना पड़े, ऐसी स्थिति आ गई थी। इतना सुंदर बोला कि किताब के एक एक पक्ष को किस तरीके से रखा है। खैर, अपनी बात शुरू करने से पहले, आज हिंदी दिवस है, तो सबसे पहले मैं हिंदी दिवस की बहुत शुभकामनाएं सबको प्रेषित कर रही हूँ। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक ऐसी चर्चा में उपस्थित हुए हैं जहां हिंदी में एक नया लेखक, और वो भी महिला लेखक, एक उम्र की एक पारी गुजर जाने के बाद जब कलम पकड़ती है और वो अपने कलम से एक ऐसा खूबसूरत वितान रखती है जहाँ पर समाज के शोषित, चाहे वो स्त्रियां हों चाहे वो बच्चे हों, उनको लेकर के आती है। तो ये आज का ये विशेष दिन इसलिए भी हो जाता है कि हिंदी दिवस के दिन एक ऐसी महिला कथाकार के बारे में बातचीत हो रही है, उनकी कथाओं पे, उनकी रचनाओं पे बातचीत हो रही है, जो एक उम्र की पारी गुजर जाने के बाद कलम संभालती है और इतना खूबसूरती से संभालती है। हाँ, जब कोई भी स्त्री पहली बार लिखती है तो उसमें कुछ कच्चापन रह जाता है, लेकिन उस कच्चेपन का प्रतिशत बहुत कम है। जहाँ तक गुजरी में इन कहानियों से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी सुंदर कहानियां कैसे लिख सकता है कोई पहले संग्रह में, क्योंकि पहले संग्रह में जो है कथ्य, कौन सा कथ्य लेना है यही ज्यादातर लेखकों को पता नहीं चलता है, क्योंकि कथ्य ही अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो उसमें बड़ा भवन, यानी नींव महत्वपूर्ण नहीं है तो बड़ा भवन खड़ा करना मुश्किल है। लेकिन उनके कथ्य जो उन्होंने लिए हैं वो बहुत ही मार्मिक हैं, बहुत ही समाज से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि सभी वक्ताओं ने कहा कि ये सारे कथ्य ऐसा लगता है कि हमारे देखे हुए हैं, सुने हुए हैं। एक महिला जब अपने कलम उठाती है तो स्वाभाविक है कि महिला के दर्द वो उकेरेगी। ज्यादातर स्त्रियों के जो पहले कहानी संग्रह आते हैं वो स्त्री दर्द की एक व्याख्यान होती है, लेकिन यहाँ पर वो बच्चों को, और जो कि बाल श्रम में है, उन बच्चों को जब लेकर के आती है तो मेरे लिए एक आश्चर्य की बात होती है कि एक स्त्री कहाँ से वो कथानक उठा के ला रही है, उसका संवेदना का स्तर कहाँ से छू रहा है कि वो उन बच्चों के लिए की कहानियां उठा करके ला रही है जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता, खासतौर से पहले संग्रह के दौरान। तो उसमें जो सभी ने बात कर ली है, लेकिन कहानी जीत एक बड़ी कहानी हो जाती है जो ऐसे पुरुष बच्चे की, यानी कि एक लड़के के यौन शोषण की बात करती है, जहाँ की महिला के लिए तो हमेशा ये यौन शोषण की बात होती ही रहती है, लेकिन एक बच्चा भी इससे पीड़ित हो सकता है, इसकी बात ही नहीं करती बल्कि उसके लिए संघर्ष को प्रेरित भी करती है। शालिनी जो उस बच्चे को बचाने की मुहिम में जाती है, वो अपनी सगाई भी तोड़ती है इसके लिए।
और वो इसलिए जाती है क्योंकि उसके भाई के साथ भी ऐसा हुआ है। उसके अंदर वो दर्द है, वो संवेदना भरी हुई है कि किस तरीके से एक दुकानदार ने उसके भाई को बुला करके, चॉकलेट के बहाने बुला करके उसका यौन शोषण किया और उसके बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। बस उसकी एक गलती थी कि उसने कहा कि हम ये खेल नहीं खेलेंगे, और वो अंदर चली गई। और खेल ना खेलने की वजह से जो उसके अंदर गिल्ट कॉन्शियस है, तो वो उस बच्चे को बचाने जाती है, लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे से उसको अपना भाई दिखाई देने लगता है। कहानी इतने सारे ब्यौरों से भरी हुई है और कहानी इतने सारे सूत्र तलाशती चलती है कि किस तरीके से भाषण दिया जा रहा है कि बच्चों से श्रम नहीं कराना चाहिए, लेकिन वहीं पर एक बच्चा ट्रे में सबको चाय पिला के चला गया, हमें ध्यान भी नहीं गया, किसी का ध्यान नहीं गया, हमारा भी ध्यान नहीं जाता है। जब कोई बच्चा काम कर रहा होता है उसको उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, लेकिन लेखिका उस बात पे ध्यान दिलाती है। लेखिका इस बात पे भी ध्यान दिलाती है कि एक पत्रकार किस तरह से दबाव में आकर के अपने प्रमोशन के लिए अपनी ही बनाई खबर को दबा देता है कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इतनी मेहनत करी है, लेकिन आगे मेरा प्रमोशन नहीं होगा, मेरे राजनीतिज्ञों से जो है वो अनबन हो जाएगी या वो मुझे आगे भोगना पड़ेगा। लेकिन उसी के अंदर उसकी जो प्रेमिका है शालिनी, वो उसके अंदर ये साहस भरती है कि नहीं, एक पत्रकार का धर्म क्या होता है। जब ये कहानी जैसे शीर्षक से स्पष्ट है, हारी नहीं हूं मैं, तो यहाँ स्त्रियां किस तरह से हारती नहीं है। यहाँ शालिनी खुद तो संघर्ष कर ही रही है, वो जब एक स्त्री उठ के तन के खड़ी होती है तो वो दूसरों को भी संघर्ष में प्रेरित करती है। यहाँ वो पत्रकार का जो हृदय परिवर्तन होता है वो इस वजह से होता है क्योंकि वो देखता है कि शालिनी कितनी सारी तकलीफों से गुजर रही है। उसको वो मतलब वो अपाहिज भी हो जाती है, उसको लकवा लग जाता है, लेकिन फिर भी वो संघर्ष करती रहती है। तो कहीं ना कहीं जयंत जैसा पत्रकार जो कि सत्ता के साथ हिल मिल के चलना चाहता है, उसके अंदर भी उसका स्वर मुखर होता है। इसके अलावा कहानी जो है, जो नेता हैं उनके चेहरे से नकाब उठाती है कि किस तरह से नेता जो जनता द्वारा बनाए जाते हैं वही ऐसे ढाबे चलाते हैं जहाँ पर सेक्स के रैकेट्स चलते हैं, जहाँ पर देह शोषण होता है और तमाम विद्रूपताएं जो सत्ता द्वारा पोषित पलती रहती हैं। इतने ब्यौरों को कहानी साजते हुए आगे बढ़ती है, इसलिए ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी हो जाती है। जैसा कि सर ने भी कहा कि वो कहानी दूसरी कहानी है जो पगडंडी, कहानी बहुत मार्मिक है और कहानी ने मेरे हृदय को बहुत छुआ। हाँ, उसमें कुछ ऐसा लगा कि कुछ कल्पना है, लेकिन उस कहानी ने जहाँ उसका वो बच्चे का शोषण आता है कि किस तरह से एक बच्चा पोछा लगा रहा है। हम लोगों ने घरों में काम करते बच्चे देखे हैं, उनको भरपेट खाना नहीं मिलता। मुझे कई ऐसे बच्चे दिखे जिनको खाना नहीं दिया उनके मालिकों ने और मारा पीटा। वो सारा शोषण कहानी दिखाती है। बाद में कहानी की गति तेज हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा किस तरह से शोषित होकर के बड़ा होकर आता है और उसको माँ नहीं मिलती है, माँ इंतजार में चली जाती है। लेकिन जो शुरुआती गति है वो बहुत अच्छी लगी मुझे कहानी की, कि किस तरीके से उसका शोषण हो रहा है और एक गरीब की क्या विडंबना है कि उसका पति भी कमाने चला जाता है, उसका बेटा भी कमाने चला जाता है और स्त्री के हाथ में केवल इंतजार रहता है। अभी भी हम लोगों के यहाँ, जैसे हम दिल्ली में ही हम देखते हैं, कई बार सब्जी वालों से पूछते हैं कि आप वहाँ पर इतना नहीं कमा सकते कि आपको यहाँ दिल्ली में आके सब्जी बेचनी पड़ रही, लेकिन वो नहीं कमा पाती। सच्चाई है, वो कहते हैं हम नहीं कमा पाते, हमको यहाँ आना पड़ता है। तो ये जो औरतें अकेली रह जाती हैं, फिर बाद में उनके बच्चे भी चले जाते हैं, लेकिन औरतें वहीं रह रही हैं, सास ससुर की सेवा कर रही, उनके जीवन की त्रासदी भी ये पगडंडी कहानी ऊपर से नहीं दिखाती है। ये अवान्तर कथा इसकी चलती रहती है कि उनके जीवन की भी क्या त्रासदी है कि वो केवल उनके जीवन में प्रतीक्षा करना लिखा है। तीसरी कहानी गंगिया, जैसे कि वो कहानी मुझे भी इस तरह की लगी कि वो कहानी एक स्त्री के खड़े होने की कहानी है कि जहाँ अन्याय हो रहा है वो उसका विरोध करती है। जाति के आधार पे बच्चे को मारा जा रहा है, बच्चे को पीटा जा रहा है, बच्चा चाची चाची कह के पुकारता है उसको, तो वो खुद उसका बच्चा बीमार है, वो दवाई लेके जा रही, किसी तरह से जल्दी दौड़ती जा रही, लेकिन अन्याय के खिलाफ वो खड़ी होती है और उस बच्चे को बचाने की गुहार लगाती है, उसमें पूरी आवाज बुलंद करती है। तो हम कितने भी अशक्त हो, स्त्री को अबला कहा गया है, लेकिन यहाँ की नायिकाएं सारी सबला हैं। वो अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना जानती हैं और आवाज उठाती हैं। डायरी के कुछ पन्ने
आम स्त्री के जीवन का रेखांकन है। आम स्त्री के जीवन का रेखा चित्र खींचती है कि स्त्रियां किस तरीके से अपनी बीमारी में परिवार द्वारा सहानुभूति और सेवा की तो बात ही छोड़ दीजिए, परिवार द्वारा डॉक्टर को दिखाए जाने तक से वंचित होती है। यहाँ पर वो जो स्त्री है वो एक मतलब घरेलू स्त्री है, वो वर्किंग लेडी नहीं है। तो उसके अंदर एक जो हीन भावना आती जा रही कि मैं इलाज नहीं, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसको उसी पैसों से घर चलाना है, तो मैं इलाज नहीं करा पाऊंगी। वो इलाज ना कराने के लिए किस तरीके से उसको लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं कैसे इलाज करा सकती। पति पैसे दे नहीं रहा है, मारपीट कर रहा है, बच्चों के प्रति उसके लगाव है, लेकिन उसको अपनी पत्नी के प्रति कोई लगाव नहीं। वहीं सास ससुर आते हैं, वो कहते हैं बेटा मेरा कमजोर हो गया है, बच्चे बहुत कमजोर हो गए। ये स्त्रियां इतना रिलेट करेंगी इस कहानी से कि सब तो कमजोर दिख रहे हैं, लेकिन बहू जिसके पेट में इतना दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो उसकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। सास एक स्त्री है, यहाँ केवल पुरुष और पितृसत्ता का संघर्ष नहीं है, यहाँ स्त्री द्वारा भी एक स्त्री उपेक्षित हो रही है, जो ये नहीं देख रही है कि वो बहू पीड़ित है, उसके दर्द हो रहा है और वो किस तरह से काम कर रही है। उस सारी पीड़ा को वो उकेरती चलती है, लेकिन यहाँ कहानी में वो समाधान भी प्रस्तुत करती है। आखिर में जब वो इलाज नहीं कराना चाहती, जैसा कि सर ने कहा कि वो कहती है कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, लेकिन उसकी सहेली उसको इलाज करवाने के लिए ले जाती है और बाद में वो नौकरी करने के लिए और खुद आर्थिक रूप से अपना संबल खुद बनने के लिए बात में सोचती है। जैसा कि महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि स्त्री को स्वतंत्रता जो है, सबसे पहले आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी तब उसे बोलने की आज़ादी मिलेगी, तब उसे इलाज करने की आज़ादी मिलेगी, तब और आज़ादियाँ मिलेंगी, लेकिन पहले आर्थिक आज़ादी बहुत ज़रूरी है। तो ये कहानी इस तरीके से मुझे बहुत बड़ी कहानी लगी। वहीं पर दूसरी कहानी जो है डायरी के पन्ने तो ये वाली थी, हारी नहीं हूँ मैं। ये कहानी भी एक स्त्री जीवन का पूरा खाका है, लेकिन यहाँ पर वर्किंग लेडी, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर एक स्त्री है जो काम नहीं कर रही है और घरेलू है, और दूसरी स्त्री है जो नौकरी कर रही है, लेकिन फिर भी उसके शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, रोज का वही कांड घर में हो रहा है। पति शराबी है, वो पिट रही है। यहाँ पर ये कहानी ये दिखाती है कि स्त्री अगर नौकरी भी कर रही है तो भी वो पिट सकती है, उसको अपने लिए खड़ा होना आना पड़ेगा। और जो कि जब ये स्त्री मुक्ति का आर्थिक आज़ादी से जोड़ा गया था, तो एक स्वप्न था कि जब स्त्री आर्थिक रूप से स्वतंत्र होगी तो वो अपने फैसले खुद ले पाएगी और उसको जो घरेलू शोषण उसका हो रहा है वो नहीं होगा। लेकिन ये कहानी तस्वीर का दूसरा पक्ष भी दिखाती है कि एक स्त्री जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, अपनी नौकरी कर रही है, फिर भी वो विवश है क्योंकि समाज का ताना बाना उसके पक्ष में नहीं खड़ा है। और भले ही आज समाज बदल गया हो, लेकिन हमारे गांव देहात में अभी भी स्त्रियां पिट रही हैं और उनकी ऐसी स्थिति से वो रूबरू हो रही हैं। यहाँ पर भी कहानी एक सोल्यूशन लेकर के आती है, और वो जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो उसके इलाज में, यहाँ भी इलाज, दोनों जगह पे इलाज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है कि स्त्री के इलाज में जो पति है उसकी जो बेरुखी सामने आती है। दोनों जगह यही, दोनों कहानियों में ये चीज़ अवान्तर कथा में मुझे देखने को मिली। तो दोनों लेकिन यहाँ भी जब बच्चे इलाज करा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन पति के साथ उसके संबंध नहीं सुधरते हैं, तो वो अंत में फैसला लेती है कि मैं हरिद्वार चली जाऊंगी, आध्यात्म अपना लूंगी, वो किसी सोशल कॉज के लिए जीऊंगी, लेकिन ऐसे दुराचारी पति के साथ अब आगे की जिंदगी नहीं जीऊंगी। ये आज की बदलती हुई स्त्री की दस्तक है, जो पहले जमाने में मर खप जाती थी, लेकिन आज की स्त्री कहती है कि नहीं, 60 के हो गए तो भी, 70 के हो गए तो भी, जिस समय हमने निर्णय लेना है हम निर्णय ले सकते हैं। आज बहुत सारी स्त्रियां जो हैं काफ़ी बड़ी उम्र के बाद निर्णय ले रही हैं कि हम अत्याचार नहीं सहेंगे। ये जो अत्याचार ना सहने की भावना स्त्री में आती है, ये संघर्ष से गुजरने के बाद आई, लेकिन संघर्ष में उसने अपने को खत्म नहीं हो जाने दिया, उसने संघर्ष करके अपने को फिर से जीने का एक मौका दिया। तो वो मुझे राहत इंदौरी जी का शेर याद आता है, न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। इसके बाद कहानी है फिर भी कहानी एक प्रेम कहानी है, जहाँ पर ये दिखाया है कि
जो रिश्ते हमारे आत्मा से जुड़ जाते हैं वो रिश्ते रहते हैं, भले ही वो इंसान हमको मिले ना मिले। प्रशांत है नायक और नायिका का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो दोनों आपस में प्रेम नहीं है लेकिन एक मन का बंधन है। ये कहानी उस मन के बंधन को लेती है और चूंकि प्रेम नहीं है, मन का बंधन है, प्रशांत अलग है, वो अलग है, तो कहानी में जो उलझाव है उसी उलझाव के साथ कहानी अंत भी हो जाती है कि वो दोनों साथ चल नहीं सकते लेकिन अपने अपने मन में एक दूसरे के लिए विशेष दर्जा रखते हैं। आह कहानी फिर से एक स्त्री के शोषण की कहानी है और ये काफी मतलब कहीं ना कहीं एक पाप पुण्य की व्याख्या से भी शुरू होती है कि क्या हम किसी को शोषित करते हैं तो क्या वो पाप हमको झेलने पड़ते हैं। एक परिवार है जहाँ एक बहू है जिसका शोषण हो रहा है क्योंकि उसके पति ने दुबई जाकर दूसरी शादी कर दी। पड़ोसी परिवार देख रहा है कि शोषण हो रहा है, बच्ची देख रही है, छोटी बच्ची की एक स्त्री का शोषण हो रहा है। वो अपनी माँ से कहती है बोलो, वो कहती है नहीं मिश्राइन के यहाँ जाकर के मैं कैसे बोल सकती हूँ, वो उनके परिवार का मामला है। फिर भी वो दबाव बनाती है, वो दिन भर काम कर रही है बहू, लेकिन उसके वो पैबंद लगे कपड़े पहन रही है। इसके बाद जो उसका बच्चा है वो भी क्या कहते हैं कि नौकर की तरह उससे ट्रीट किया जाता है क्योंकि उनके जो सास ससुर हैं उनको तो दूसरी बहू और पोते पोती मिल ही गए हैं, तो इनके खाने खर्चे में उनको खलने लग रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ससुर की मृत्यु होती है किसी दुर्घटना से और सास की मृत्यु होती है डकैती से, जिसमें उनका मुंह इतनी जोर से बांध दिया जाता है कि उनके प्राण निकल जाते हैं। कहानी आह जो है उस आह की बात करती है जो एक स्त्री की निकली और उससे जिन लोगों ने शोषण किया उनको भी वो परिणाम भुगतने पड़े। हालांकि पति को और उसकी दूसरी पत्नी को कोई परिणाम नहीं भुगतने पड़े। और ये कहानी कहीं ना कहीं हमारी उस सद्भावना की प्रतीक मुझे लगी कि हम सोचते हैं ना अच्छा भगवान देख लेंगे, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता तो हम सोचते हैं कि भगवान देख लेंगे। तो यहाँ भगवान ने वो देखा और उन दोनों की ऐसी तरह सदमृत्यु हुई। लेकिन कहानी जिस तरीके से आगे बढ़ती है वो उस स्त्री के दर्द को, और एक ऐसी स्त्री जो परिवार से बाहर नहीं जा सकती है, अपने मायके नहीं जा सकती है, वो विवश है और उसके बच्चे को नौकर बना लिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात जो कहानी बताती है ये हम अपने जीवन में देखते हैं। कहानी उसको केवल उतार के रख देती है आपके सामने। इसी तरह से जो कहानी मुझे अच्छी लगी, हारी नहीं हूँ मैं तो, निर्वासन कहानी बहुत बड़ी कहानी है लेकिन एक लोक कथा की तरह चलती है। उस लोक कथा में राजा रानी का जमाना है, अंग्रेजों का जमाना है और किस तरीके से वो कहानी आगे बढ़ती जाती है। अंग्रेजों के जमाने में वो स्त्री संघर्ष करती है, उसको एक ग्रुप मिलता है चेतक का, तेजपाल मिलता है और वो आखिरकार ये सिद्ध कर देती है कि पति की संपत्ति में पत्नी का हक है, चाहे उसके पति ने दूसरा विवाह ही क्यों न कर लिया हो, उसकी पहली पत्नी को बेदखल नहीं किया जा सकता। इस बात को ये कहानी उस दौर में जाकर के लिखती है जो कि जिसके लिए आज भी पत्नियां संघर्षरत थी। तो उस दौर में एक सुखद कल्पना करती है, लेकिन उस पर सर ने बहुत अच्छे से बोला है और नीलम दी ने भी बहुत अच्छे से बोला है। लेकिन वो कहानी जो बात कहानी ने मुझे जहाँ पर अपनी बात कहने पे मजबूर कर रही है वो ये है कि जब वो लौट आती है तब उसके बच्चे, दोनों बच्चे, लड़का कहता है कि अच्छा हुआ तेजपाल मर गया। उसने जो है क्या लिखा है मुझे सेंटेंस नहीं याद है, वो अच्छा कहता है कि उसने हमारे परिवार में बहुत बवाल मचा दिया था। लेकिन लड़की कहती है कि उसने मेरी माँ को सुरक्षित लौटा भी दिया। ये कहानी सिर्फ 2 पंक्तियों के माध्यम से वो बताती है कि भले ही उसकी माँ ने इतना संघर्ष कर लिया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अपने बेटे की सोच में वो परिवर्तन नहीं कर पाई। बेटी की सोच में परिवर्तन हो गया लेकिन बेटे की सोच में परिवर्तन नहीं हुआ कि जिस पुरुष ने उसकी माँ की इतनी रक्षा करी और उसको अधिकार दिलाने में और बच्चों को मिलाने में भूमिका अदा करी, बेटा उसे किस अलग नजर से देख रहा। तो ये कहानी में मेरे ख्याल से लेखिका बिना उद्देश्य के इस सहज भाव के साथ उन्होंने पिरोया। लेकिन कहानी यहाँ पर जब हम लोग उसकी समीक्षात्मक विवेचना करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा मंतव्य खुलता है और मुझे कई कहानियां ऐसी याद आ रही हैं जिसमें कि जो बच्चा लड़का होता है उसके अंदर किस तरह से पितृसत्ता पोषित होती चलती है, उसको इन्होंने दिखा दिया है इन छोटी सी पंक्तियों के माध्यम से।
तो इस तरीके से जब मैं सारी कहानियों से रूबरू होती हूँ तो मुझे लगता है कि सरिता जी की शैली जो है वो थोड़ी सी व्याख्यात्मक है, जहाँ पर वो कथावाचक शैली का प्रयोग करती हैं, जिसमें वो कहानी को सुनाती हैं और कई जगह वो कहानी के अंदर कहानी भी मिलती है। जैसे एक जगह वो शायद डायरी के कुछ पन्ने भारी नहीं हूँ मैं में थी कि वो जो है वो एक कहानी बताती है कि एक लड़की है जिसकी शादी के बाद वो अपने पति के साथ जा रही है और स्कूटर से गिर जाती है। उसको पीलिया है, तब डॉक्टर को पता चलता है कि इसको तो पीलिया है। तो 2-3 घटनाएं ये बार बार उठाती हैं कि स्त्री का स्वास्थ्य परिवार में उपेक्षित है और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से वो बच्चों के शोषण की बात उठाती हैं कि तो ये दो जिसको कि उन्होंने समर्पित किया है उन बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए, तो वो कहानियों में हर बार आया है और पूरी परिपक्वता के साथ आया है। अब कहानियों में कुछ जैसा कि कह सकते हैं कि कुछ हमेशा कुछ ना कुछ कच्चापन रह जाता है। जहाँ तक है कच्चापन बहुत कम है और कथ्य बहुत शानदार हैं, लिखा भी बहुत अच्छा है। प्रूफ रीडिंग की जो है वो ज़रूर मुझे लगा कि चूँकि बिहारी हिंदी है तो उसमें कहीं-कहीं पे थोड़ा-सा ध्यान दिया जा सकता था प्रूफ रीडर्स के द्वारा, ये मुझे लगा। बाकी चूँकि पहला प्रयास है और इतनी सशक्त कलम के साथ वो आई हैं पहले प्रयास में, जिसमें मैंने बहुत सारे बहुत सारे लेखक पहले प्रयास में इतना नहीं कर पाते, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहले प्रयास में इतनी सशक्त कथ्य, इतना सशक्त ब्यौरे, इतनी सशक्त घटनाओं की बुनाई और जब कहानी में कहानी बिनते हैं तो कहानी भटक जाती है, लेकिन कहानी में जब कहानी बिनी और कहानी भटकी नहीं, ये बड़ी बात होती है। जैसे कि वो कहानी बहुत बड़ी है लेकिन भटकती नहीं है। निर्वासन कहानी वो बहुत बड़ी कहानी है लेकिन कहीं भटकती नहीं है, तो ये एक लेखक के तौर पे एक बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली है और फिर से मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगी और उम्मीद करूंगी कि आपकी कलम से नई नई रचनाएं निकलें और हम लोग पढ़ें और उस पर बात करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने विस्तार से एक एक कहानी पे बहुत ही खूबसूरती से अपनी बात को रखा है और उनके पात्रों को भी आपने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। आपने कहा कि इनकी कहानियों में जो पात्र हैं वह स्वयं तो प्रेरित होते ही हैं, अन्य पात्रों को भी प्रेरित करते हैं। बिल्कुल इनकी कहानियों से ही पता चल रहा है कि जो पुस्तक का नाम है हारी नहीं हूं मैं, एकदम सटीक है और वो प्रेरणा से भरपूर है। इनके पात्र कहीं भी टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं, समस्याओं से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, लेकिन उन समस्याओं के समाधान की तरफ भी वे मुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बढ़ती हूँ आज की जो पुस्तक की लेखिका हैं सरिता कुमारी मैम, उनकी तरफ और उनसे मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उनका एक परिचय आप सभी के बीच रख दूं। ये हाजी शेख अब्दुल गफ्फार इंटर महिला महाविद्यालय में हिंदी की व्याख्याता रही हैं और एक लेखिका और समाज सेविका के तौर पर हम सभी इन्हें जानते हैं। कहानी कविता के साथ बाल साहित्य में भी इनकी लेखनी बखूबी चलती है और इनके कई पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। रेडियो कार्यक्रम में हवा महल के अंतर्गत इनके नाटक उपेक्षिता एवं अपहरण का प्रसारण हो चुका है। रेडियो टीवी के साथ ये बाल किलकारी में भी एक विशेषज्ञ के तौर पे जुड़ी रही है और काफी सक्रिय भी रही हैं। इन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर भी लेखन के लिए कार्य किया है और इन्हें कई सम्मानों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शहरी जीवन में रहकर आप एक व्याख्याता के तौर पे भी कार्यरत रही हैं, तो शहरी जीवन में रहकर आपने इतने पिछड़े वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों को पात्र के रूप में कैसे चुना और कैसे उनके जीवन को अपनी कहानियों में ढाला? धन्यवाद रेखा। और सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और अटूट बंधन मंच को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरी पुस्तक पर वंदना जी ने चर्चा का आयोजन किया। और सबसे बड़ी बात तो है कि सबसे विद्वान हमारे वक्तागण यहाँ पर हमारी पुस्तक पर बोले, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
नीलम प्रभा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और देशप्रीत जी, आपको भी बहुत क्या कहें, बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने मेरी पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और उस पर चर्चा की। और आज लगता है कि लिखना मेरा सार्थक हो गया आप लोगों का वक्तव्य देखकर, क्योंकि उतना ज़्यादा बहुत करीब से मुझे अपनी कहानियों के बारे में सुनने का मौका नहीं मिला था। हाँ, समीक्षा ज़रूर हुई थी, लेकिन इतना विस्तृत रूप से चर्चा नहीं हुई। ये मेरे सौभाग्य की बात है। और रहा सवाल रचना प्रक्रिया की, तो कहानियाँ तो हमारे आसपास बिखरी होती हैं। बहुत सी घटनाएं हमारे घर में, परिवार में, समाज में चारों तरफ रहती हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे अचेतन में संवेदना के बीज के रूप में रहती हैं। और जब अनुकूल वातावरण मिलता है तो वो पुष्पित और पल्लवित होती हैं। और रहा सवाल शब्दों में ढालने का, वही संवेदनाएं जो हमारे अचेतन में रच बस गई हैं, वही शब्दों के माध्यम से निकलती हैं। अब जैसे कि कहानी जीत है, तो ऐसे मैंने बहुत सी घटनाएं अखबारों में देखी, आसपास देखी है, और मन को बहुत व्यथित करती थी। तो उसी को लेकर मैंने जीत कहानी लिखी। तो जितनी भी कहानियां हैं, उनके बीज जो है यथार्थ रूप में थे, मैंने उसमें कल्पना की फूट देकर उसको विकसित किया। और यही है, आह कहानी भी है, एकदम सही कहानी है। और रहा सवाल निर्वासन, जिसमें राजा और रानी की कहानी है, मैं उस रानी से मिल भी चुकी हूँ, बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और उनके अतीत के बारे में मैं जानी, और मुझे लगा मतलब हम लोग कहानियों में पढ़ते थे राजा और रानी की कहानी, बोले रानी कैसी होती, रानी तो बहुत अच्छी होती होंगी, लेकिन वो बिल्कुल सिंपल ही थी। और उनसे जब बात हुई और उनकी कहानी मैं जानी, तो लगा कि नहीं, उस समय तो मेरे मन में नहीं था, मतलब मन में रच बस गया, लेकिन बाद में वो शब्दों के माध्यम से निकली। तो कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो सिर्फ कल्पना से लिखी गई है, वो हकीकत से लेकर मैंने उसको शब्दों में ढालने की कोशिश की है। इसीलिए ये कहानी थोड़ी विस्तृत हो गई है। मेरी सभी कहानियाँ लंबी हो गई हैं, कुछ छोटी हैं, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ लंबी हैं। और मुझे लगता है कि मैं पाठक को बता रही हूँ, समझा रही हूँ इस तरह से, इसलिए थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा, जहाँ छोटा हो सकता था वहाँ छोटा किया, जहाँ बड़ा हो सकता था। और ये जो कहानी है निर्वासन, वो नवजागरण काल की कहानी है, जिस समय राजा राम मोहन राय ये जब समाज सुधार का कार्य कर रहे थे, महिलाओं की शिक्षा पर जोर दे रहे थे कि महिलाएं शिक्षित होकर ही सशक्त बन सकती हैं। उसी कहानी में ये संकेत आया है, ये संकेत आया है जी। तो शिक्षा को केंद्र में रख के ही मैंने लिखा कि उस शिक्षा के लिए वो बगावत कर दी। वो शिक्षित थी तभी वो अच्छा आ रहे वो शिक्षित थी तभी वो कहानी को मतलब शिक्षित थी तभी वो, और वो जो घटनाएं हैं वो सब हकीकत में थी, लेकिन कुछ कल्पना तो था ही, कल्पना तो था ही। तो कल्पना और हकीकत मिलाकर मैंने सभी कहानियों को बुना है, और यही मेरी रचना प्रक्रिया है। और आगे मैं क्या कहूँ, आगे कोशिश होगी कि कोई त्रुटि ना हो और सभी कहानियां मैं अच्छे से। एक तो ये मैं कह रहा था, अंत में एक दो बातें छोटी सी कह दूं कि जैसा वंदना जी कह रही थी कि ये बिहारी हिंदी, दरअसल इसमें जो है क्या है कि ऐसा कर्ता का जो है बहुत प्रयोग कम होता है यहाँ, इसलिए आपको वो चीजें नजर आई होंगी। कर्ता के तौर पे ने वगैरह छूट गया है, तो इसलिए वो लगता है बिहारी हिंदी। दरअसल ऐसा वो बिहारी हिंदी नहीं है, वह कर्ता के प्रयोग न करने की जो एक पूरा मानस बना हुआ है, बोल चाल में बिल्कुल वैसे ही चलता है। अरे मैं पूछी तुम बोली नहीं, ये जो पूछी है, इस तरीके के प्रयोग कहानियों में, इस कहानी में कई जगह आए हैं, और मैंने उनको अंडरलाइन किया है, जो मैं सरिता जी को भेज दूंगा, इन्हें देखने भविष्य में। दूसरी चीज, निर्वाचन ये आख्यान मूलक कहानी है। आपने संकेत दिया है कि उसमें
नवजागरण काल की कहानी वो बिल्कुल सही है, लेकिन कहानी जिस तरह से विस्तार में जाती है तो एक पूरा आख्यान रचती है। ये आख्यान मूलक कहानी है, ये महत्वपूर्ण है। और मैं अंत में एक चीज और कह दूं, रेखा जी आपसे अनुमति लेकर के, क्योंकि संचालन आप कर रही हैं, मैं बीच में बोल पड़ा, टपक पड़ा। जी कहिए सर, कहिए। सरिता जी से मैं बहुत पूर्व परिचित हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में फीचर एडिटर था और बाद में भी, तो ये अक्सर आया करती थी। और आश्चर्य कि इन्होंने मुझे कभी नहीं बताया, ये मेरी बहुत करीबी है, कभी नहीं बताया। और जब बहुत दिनों बाद जब मैं इनके घर गया, इनके गृह प्रवेश में, तब पता चला कि ये इनके श्रीमान और मेरी श्रीमती जी दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। इन्होंने कभी नहीं बताया। तो तब से मैं इनकी रचना प्रक्रिया से वाकिफ हूँ, मिलता रहा हूँ। हाँ, एक साथ इनकी तमाम कहानियों को पढ़ने का ये पहला अवसर मिला है, और इसमें जो संभावनाएं हैं उसके लिए मैं स्वागत करता हूँ। जी रेखा जी। जी सरिता मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कहानियों में देखा गया कि समस्या तो आप कहानियों के माध्यम से रखती हैं, पात्रों के जो संघर्ष है उसे सबके सामने रखती हैं, लेकिन कुछ कहानियों में समस्या के साथ समाधान भी निहित है, उसके पात्र स्वयं समाधान ढूंढ भी लेते हैं। तो कहा जाता है कि कहानियां जो है यथार्थ की धरातल पे जमीन पे बोई जाती है, लेकिन उसमें कल्पना का भी कुछ न कुछ अंश रहता है, काल्पनिकता का भी भाग उसमें कुछ न कुछ रहता है। तो ये समस्या तो मान लिया कि आप यथार्थ पे लेकर चली होंगी, लेकिन समस्या, उसके समाधान को आपने किस तरह से प्रस्तुत किया, वो लिखने में आप किस प्रक्रिया से गुजरी? जहाँ समस्या है वहाँ तो समाधान होगा ही, और समाधान तो अपने अनुभव से, अपने आसपास जो मैंने देखा, बहुत से पीड़ित महिलाओं को, बच्चों को, सभी को देखे, लेकिन समाधान तो है, और समाधान लोग ढूंढ लेते हैं। इसको जिजीविषा कहते हैं, जिसको जीने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं से राह ढूंढ ही लेगा, और वही राह मैंने कहानी में डालने की कोशिश की है। कहीं भी ऐसा नहीं दिखा कि समाधान नहीं है। अंत में जीत पीड़ित की ही होती है, लेकिन हाँ, उसमें जज्बा होना चाहिए, भावना होनी चाहिए कि नहीं, हमको जुल्म से लड़ना है। हम शोषित क्यों, जिंदगी मेरी है तो मेरी है, तो फिर हमको अपनी समस्या का समाधान स्वयं ढूंढना होगा। आजकल कोई किसी को, सभी तो अपने में लगे हुए हैं, तो हमको अपने समस्या का समाधान खुद ढूंढना होगा। कोई मदद के लिए शायद ही कि बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको मदद मिलती है, लेकिन हम हाथ बढ़ाएंगे तभी कोई दूसरा हाथ पकड़ेगा। हाथ अगर हम बढ़ाएंगे ही नहीं तो कोई हाथ पकड़ेगा कैसे? बहुत अच्छी बात आपने कही कि खुद को ही आगे बढ़ना पड़ता है हर मंजिल की तरफ, या फिर समस्या है तो उससे भी जूझ कर खुद ही निकलना पड़ता है। साथ वाले हाथ सहायता के लिए तभी आते हैं जब आप अपने हाथ और पैर मजबूत रखें, तभी वो कोई उसे थामेंगे। अच्छा, आपकी कहानियों संवेदना की जो आपने बात कही, जिजीविषा की बात कही, तो आपकी कहानियों के जो पात्र हैं उसकी संवेदना से आप कैसे गुजरी, उनको कैसे शब्द के रूप में ढाला? क्योंकि पात्र भी अलग अलग हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, उम्र का अलग अलग पड़ाव है, बच्चे भी हैं, दो प्रेमिका है, पति पत्नी है, तो ये जो संवेदना का जो भाग था उसे आपने कैसे शब्दों के रूप में ढाला? ये संवेदनाएं तो अनुभव से आती है ना। हम अपने आसपास देखते हैं, लोगों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समाचार पत्रों में भी आता है। जैसे अभी कलकत्ता का रेप कांड हुआ, तो क्या वो किसी को व्यथित नहीं करता है? उसी तरह बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमें व्यथित करती हैं, और वो जो है इसके प्रति हम लोग सोच विचार करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, और वही मत्ते वो संवेदनाएं जो हैं धीरे धीरे अनुभूति के रूप में जमा होती जाती हैं, और जब शब्दों में ढालने की बारी आती है तो स्वयं शब्द अपना रूप गढ़ते चले जाते हैं। और चूंकि हम सामाजिक जीवन में हैं, पारिवारिक जीवन में हैं, तो बहुत तरह के लोगों से हमारा मिलना मिलाना होता है। बहुत लोगों के साथ उनकी
उनकी कहानियों को हम लोग उनकी जानते हैं, उनके जीवन को जानते हैं, समझते हैं, तो बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं। उन सब समस्याओं का चाहे उन सब जो पात्र हैं वो हमारे अंदर ही वो रच बस जाते हैं, वो बातें बच जाती हैं, फिर उसको हम अपना कहानी अकान जो भी है, लेकिन हाँ हकीकत का बीज तो होना ही चाहिए, तभी हम उसको बड़ा पौधा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुभव से ही सब कुछ आता है और अनुभव बहुत बड़ी चीज है। हाँ, आपकी कहानियों में कुछ संवाद भी बहुत दमदार बन पड़े हैं। जो ग्रामीण परिवेश की कहानियां हैं उससे जुड़े पात्र हैं, तो वहाँ पे गांव वाली जो भाषा है उसका भी आपने कहीं कहीं प्रयोग किया है। कुछ संवाद मैं सभी के बीच रखना चाहूंगी कि जो भी हमारे सुनने वाले देखने वाले हैं वो संवाद से समझ सके कि आपने कितनी गहराई से कहानियों को और उसके पात्रों को जोड़ा है। जीत कहानी का एक संवाद है, मैं मन से अपाहिज लोगों से शादी नहीं कर सकता। मतलब अपाहिज तो हम लोग जानते हैं शारीरिक विकलांगता, लेकिन एक गहरी बात आपने लाई है कि मन से भी अपाहिज होता है व्यक्ति, सोच से भी अपाहिज होता है। उसी तरह फिर भी कहानी का एक संवाद है, जो संबंध आत्मा का बन जाता है वो रिश्तों और समय से परे हो जाता है। वहीं हारी नहीं हूं मैं शीर्षक कहानी जो है उसका एक संवाद है, कोई होता जो मेरे दर्द को समझता, मेरे दर्द भरे मन को सांत्वना देता और स्नेह सुधा से मन को तृप्त कर देता। तो ऐसी कई सारी शब्द लड़ियां आपने पिरोई हैं, जो कहानी को बहुत ही दमदार बनाता है और पात्रों की अभिव्यक्ति जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से की है। तो बहुत बहुत बधाई मैं देती हूँ आपकी इस कहानी संग्रह के लिए। और हमारे वक्ता ने यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारगर्भित तरीके से आपकी कहानियों पर समीक्षा प्रस्तुत की देखा, है। 1 मिनट में ले लूं? जी जी बिल्कुल। हम्म? हाँ हाँ। 1 मिनट में इसलिए लूंगी कि मैंने अवधेश जी को भी कहते सुना कि कच्चा पन, और वंदना जी को भी। तो ये तो प्रकृति की सच्चाई है ना कि पहले चीज कच्ची आती है। आम पका हुआ तो नहीं फलता, मंजर आते हैं, फिर वो टिकोले लगते हैं, तब जाकर आम होता है, तब पकता है। तो इतनी प्रक्रिया तो चलेगी ना, ये प्रकृति की दी हुई है। जी। तो और कच्चेपन की अपनी खुशबू होती है। अवधेश जी से मैं बताना चाहूंगी कि कल मैं जब फुर्सत में होती हूँ तो मैं कोई एक पुरानी फिल्म लगाकर देखने लगती हूँ। तो कल मैं देख रही थी 40 दिन, जिसमें प्रेमनाथ जी हैं, शकीला जी हैं, ये मैं पता नहीं आपने देखी है कि नहीं। जी। उसमें बतौर गीतकार अवधेश जी बहुत भारी भरकम नाम है। गीतकार, जो गीतकार हैं उस फिल्म के, वो हमारे बॉलीवुड की बात छोड़ दीजिए, हमारे साहित्य जगत के का बहुत भारी भरकम नाम है, लेकिन उस फिल्म में उन्होंने एक भी अच्छा गीत नहीं लिखा। गोपाल सिंह नेपाली की बात कर रही हैं? ना ना ना, बहुत बड़ा नाम है, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। अच्छा, ये तो कैफी आजमी है। कैफी साहब बतौर गीतकार हैं। तो जी। मेरे लिए मुझे हैरानी थी कि ये सारे गीत कैफी साहब ने कैसे लिखे हैं। कहीं से उसमें उनकी गंध भी नहीं थी उन गीतों में। तो पैसे कम दिए होंगे प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर ने कम पैसे दिए होंगे, तो वैसे नहीं, जो आपने क्योंकि वही कैफे आजमी जब लिखते हैं तमाम अच्छे गीत लिखे उन्होंने, बड़े मतलब कि कालजयी गीत हो गए हैं उनके, उस हिसाब से तो कोई सवाल ही नहीं है वहाँ। तो मतलब हम सिर्फ बाकी छोड़ दीजिए ना, 2 गीतों की बात करें, प्रतिभा पर मुझे और कर चले हम क्षमता पर। ये हो सकता है कि शुरुआती दिनों की वे गीत हों जब वो ट्राई कर रहे हो फिल्मों में, और अब लिख रहे हो तो वो दे दिए, चलो कम पैसा दे रहा है यही दे दो गीत। तो वहाँ तो बॉलीवुड में ये सब बहुत चलता है। मतलब बहुत सारे गीतकार हैं जिन्होंने पहली फिल्म से ही अब मतलब बुनियाद रखी। मैंने कहा ना, पैसा वहाँ बहुत मैटर करता है।
और शुरुआती दिनों में संघर्ष जब कर रहे होते हैं, जिस दौर की आप फिल्म बता रही हैं, वह तो बहुत पुरानी चीज नहीं, जैसा बहुत कि आप पुरानी नहीं है, 60 के दशक की शुरुआत की फिल्म है, 60 के दशक की शुरुआत की जी। फिल्म है। तो बहुत आज आपने कैफी जी के उस खराब गीत की आलोचना की या आपने आश्चर्य व्यक्त किया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था उस कच्चेपन के, कि जब रचना सार्वजनिक रूप से आती है उसे ज्यादा से ज्यादा मज करके, सच समझ करके सामने आना चाहिए, और जो खामियां होती हैं वह अभ्यास से लगातार दूर करते रहना चाहिए, उसके मोह नहीं फंसना चाहिए। खामियों के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जहाँ खूबियां हैं वहाँ खामियां भी होंगी। कहते हैं नहीं, सही बात है। मतलब बहुत बड़े व्यक्ति का कहा हुआ है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कृति भी बेदोष नहीं है। जी, तो ये तो सच्चाई है। और रही बात सरिता जी की, तो एक बात जो कहने की, सरिता जी ने इस कहानी संग्रह में अपनी कहानियों का जो प्लॉट अलग अलग करके जो चुना है, वह एक बहुत ही सुंदर बात है। एक दूसरे से कोई मेल नहीं खाती, हर प्लॉट अपनी जगह है और उसको बहुत खूबसूरती से चुना गया। और मेरा ये कहना है अवधेश जी की कच्चेपन की अपनी गंध होती है, कच्चेपन की अपना स्वाद। लेकिन एक रचना और रचनाकार से ये उम्मीद की जाती है कि वह अपनी रचनाओं को ज्यादा से ज्यादा परिमार्जित करे, और जब सार्वजनिक जब कोई चीज हो जाती है फिर उसकी नहीं रहती है, फिर उसमें आलोचना और वो तो होगा ही, लगातार बनी रहती है। मैं अंत में रेखा जी एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ जो आपके मंच पे तमाम लोग उपस्थित हैं, उन्हें हमारी ओर से, हम सबकी ओर से धन्यवाद दीजिए। खास तौर से किरण सिंह जी को जरूर धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हर किसी को बराबरी का हिस्सा जो है दिया है, और हर किसी के बारे में उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है उनके वक्तव्य के बारे में। तो किरण जी, खास तौर से मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा, जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो कच्चापन, बारीक कच्चापन था, किसी ने, हम लोगों ने ये नहीं कहा, तो वो होना चाहिए, क्योंकि एक, और सभी के में होता है, और सभी के में, और ये कला के विकास का काम है। लेकिन हम जब फर्स्ट क्लास के बच्चे का कच्चापन दूसरे तरीके से देखते हैं, सेकंड क्लास के बच्चे का दूसरी तरीके से, तो ये कोई बुराई नहीं है, ये भी हमें भी था ना, ये कच्चापन आज से 50 साल पहले हमें भी था जी, अभी भी है। तो जब हमारी रचना आज की हमारी उम्र और रचना काल के बरक्स देखा जाएगा, तो हमारा कच्चापन भी रहेगा, उसमें कोई मतलब है, तो वो हम लोग निरंतर सीख रहे हैं। और जैसा कि सर ने बहुत सही कहा, क्योंकि मैं बिहार में रही हूँ, करीब 7-8 साल में रही हूँ, तो जो आम बोलचाल की भाषा है, तो वो बहुत खूबसूरती से आई है, उसका एक अलग सौंदर्य है। लेकिन उसका अपना सौंदर्य है मैडम, उसका अपना सौंदर्य है। और प्रयत्न लाघव भी कोई चीज होती है, प्रयत्न लाघव भी कोई चीज होती है। बिहार में यह काफी तकलीफ, लिखने में ऐसा नहीं होना चाहिए, निकले हैं लोग, मुझे तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही लालित्य है, अपना सौंदर्य है, बहुत लालित्य है। और मैं तो मतलब इतने समय रह करके काफी सीख भी गई थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा था बिहार में जाकर के, जहाँ हर किसी से इज्जत से बात किया जाता है, जो दिल्ली में मुझे देखने को नहीं मिला। हालांकि दिल्ली मेरा गृह नगर नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखने को नहीं मिलता। वो इज्जत तो शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा था कि इतने इज्जत से, जहाँ किसी से भी, चाहे आप बच्चे से बात कर रहे हो तो भी इज्जत से बात करते हैं। मैं उसकी बहुत प्रशंसक हूँ, उस लोक भाषा का जो सबसे अधिक हम की भावना है, हम लोग हम बोलते हैं, मैं नहीं, तो हम की भावना ही हम अलग है। वंदना जी से मेरे गीत की तो पंक्तियां हैं, आपको बता दूं कि कुछ दिन तो रहकर देखिए इस बिहार में हमारे प्यार में। अरे हम तो रह चुके ना, तो हमारा तो पहले ही प्यार हो चुका है बिहार से। हम तो 7-8 साल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा पसंद, मतलब हम और एक सवाल से बात संग्रह की लेखिका से है, मैं जानती हूँ सबको बहुत मजा आएगा इस सवाल को सुनकर, कि पूरे कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में आप कहाँ गए? एक बार तो इंटरनेट चला गया, दूसरी बार मैं देखी कि बैटरी मेरा बिल्कुल कम है, फिर वो प्लग लगाने चली गई वीडियो ऑफ करके 2 बार।
और बात करते करते किसी और से भी बात कर रही थी। इन्हीं दबाव के बीच तो लिखी है कहानियां। यही मैं कहना चाह रही थी कि आप मंच पर से घर के भीतर भी बात कर रही हैं। यही तो है, यही तो पृष्ठभूमि है, यही पृष्ठभूमि है, मूल यही है, मूल यही है। मूल यही है। तो एक बार फिर से सभी को मतलब सभी रेखा बहुत जी, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी इस मंच से जुड़े और इतनी अच्छी पुस्तक पर आज विशेष परिचर्चा हुई। मैं आभार व्यक्त करूंगी किरण सिंह मैम का और तमाम सुनने वाले और देखने वाले जो दर्शक हैं हमारे साथ जुड़े हैं, उन सभी का जो इतने धैर्य से हम सभी को देख रहे थे, सुन रहे थे और बहुत अच्छी परिचर्चा हुई और साथ में हास परिहास भी हम लोगों के बीच हुआ। तो एक मनोरंजन और साहित्यिक जो संदर्भ है, वो सब का सामंजस्य यहाँ देखने को मिला। तो और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, कच्चेपन या नएपन की बात नहीं है। साहित्य एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है, जहाँ तक मैं समझती हूँ। मैं खुद आप सभी के बीच कच्ची हूँ और निरंतर सीख रही हूँ और पहली ही कहानी में इन्होंने जो अलग-अलग विषय लिए हैं, अलग-अलग तथ्य लिए हैं, तो उसके लिए तो ये बधाई की पात्र हैं। हम भी जब क लिखना शुरू करते हैं तो पहली बार में ही सुंदर रचना वो नहीं लिख पाते हैं, सुंदर नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी एक खूबसूरती उसकी होती है। कुम्हार जब घड़ा बनाना शुरू करता है, तो पहली बार में ही परफेक्ट नहीं बनाता, लेकिन फिर भी उससे उसका एक लगाव ज़रूर होता है और सभी निरंतर सीख रहे हैं। अवधेश प्रीत सर का मैं विशेष आभार व्यक्त करूँगी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, बताया, उससे हम सभी को बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। तो इन्हीं और इनकी पुस्तक का नाम ही है हारी नहीं हूँ मैं, तो मुझे अपनी ही पंक्तियाँ यहाँ याद आ रही हैं कि टूटना फिर बिखरना ज़माने में है, टूटना फिर बिखरना ज़माने में है, पर न समझो कि हम भी बिखर जाएँगे, नार हम आज की हैं सबल साहसी, मन में ठानेंगे जो हम वो कर जाएँगे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इनके हर पात्र में कहीं न कहीं वो फिट बैठ रही है। इनकी कहानियों के जो पात्र हैं, सबल साहसी हैं, समस्याओं से जूझते हुए समाधान की तरफ भी मुड़ते हैं। तो बहुत ही सुंदर सार्थक परिचर्चा हुई और इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का फिर से तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। सभी को प्रणाम। जी, धन्यवाद। तो इसके साथ ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम फिर आज हिंदी दिवस की सभी को फिर से शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और किताब के साथ।